में आप सभी दर्शकों का स्वागत करती हूँ। अब खबरें विस्तार से। चुनाव के बाद अब जगह जगह से हिंसा की खबरें आ रही है। इतना ही नहीं, रविवार की रात से लेकर सोमवार की रात तक कई हत्याएं भी हो चुकी है। इसी क्रम में रानीगंज के बल्लभपुर ग्राम पंचायत स्थित भट्टाचार्य पाड़ा में रहने वाले बीजेपी कर्मी सह बीएमएस के नेता देवाशीष चटर्जी के घर में आग लगा दी गई, जिसका आरोप भाजपाइयों द्वारा तृणमूल पर लगाया गया है। चुनाव के बाद से ही बंगाल में जगह जगह में हिंसा की खबरें आ रही है। रविवार की रात से लेकर सोमवार सारा दिन और सारी रात में कई लोगों की हत्याएं भी हो चुकी है। कई लोगों को पार्टी करने की सजा मिल चुकी है और सबसे बड़ी बात यह कि इस विषय पर सभी बड़े नेता खामोश हैं। आखिर बंगाल को सोनार बांग्ला बनाने का क्या यही सपना है? रानीगंज के बल्लभपुर ग्राम पंचायत स्थित भट्टाचार्य पाड़ा में रहने वाले बीजेपी कर्मी सह बीएमएस के नेता देवाशीष चटर्जी के घर में आग लगा दी गई। बीजेपी ने इसका आरोप तृणमूल कांग्रेस पर लगाया है। इस विषय में देवाशीष चटर्जी का कहना है कि रविवार की रात तृणमूल कांग्रेस की जीत के बाद कुछ तृणमूल कर्मियों ने भारतीय मजदूर संघ के ऑफिस में तोड़फोड़ की, जिसके बाद उन लोगों ने बल्लभपुर फाड़ी में इस घटना को लेकर शिकायत भी दर्ज कराई और पुलिस प्रशासन ने 2 सिविक वॉलंटियर भी उन्हें दिया। सोमवार की रात देवाशीष चटर्जी के घर में कोई न रहने का फायदा उठाते हुए पहले उनके घर के चारों ओर तोड़फोड़ की गई, जिसके बाद घर की खिड़की को तोड़कर मसाल जलाकर घर में आग लगा दी गई। आग लगी में घर का सारा सामान जलकर राख हो गया। वहीं बीजेपी कर्मी देवाशीष चटर्जी का आरोप है कि टीएमसी की ओर से लगातार उन्हें जान से मारने की धमकी दी जा रही है। इतना ही नहीं, महिलाओं के साथ भी दुर्व्यवहार करने की धमकी बार बार टीएमसी की ओर से दिया जा रहा है। सोमवार रात इस तरह की घटना के बाद मंगलवार सुबह आसनसोल दक्षिण से बीजेपी विधायक अग्निमित्रा पाल घटनास्थल पर पहुंची एवं बल्लभपुर पुलिस फाड़ी से बातचीत भी की। इस दौरान उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की जीत हुई है। इस बात को हम लोगों ने स्वीकार किया है, लेकिन वह अपने कार्यकर्ता से शांति बनाए रखने की बात क्यों नहीं कर रही है। उन्होंने आगे कहा कि मैं हाथ जोड़कर मुख्यमंत्री से प्रार्थना करती हूं कि इस हिंसात्मक घटना को जल्द से जल्द रोका जाए, ताकि मैं भी अपने कार्यकर्ताओं को रोक रही हूं। वहीं इस बारे में जब तृणमूल कांग्रेस जिला सचिव प्रबोध राय से सवाल किया गया तो उन्होंने कहा कि हमारे कार्यकर्ता इस तरह की हरकत कर ही नहीं सकते, यह राजनीतिक वजह से नहीं हो सकती है। हाँ, अगर किसी की व्यक्तिगत कोई समस्या है तो इस बारे में कुछ कहा नहीं जा सकता। बल्लभपुर में हम गए थे उधर। आपको मालूम है 2 तारीख रिजल्ट निकलने के बाद से ही टीएमसी के जो कर्मी लोग हैं वो भाजपा के जो कार्यकर्ता लोग हैं उसके ऊपर हमला कर रहे, घर जला दिया जा रहा है और दुकान भी भांगचूर हो रहा है। ऐसा ही 2 कार्यकर्ता का घर ऐसा हम देखने के लिए आए थे। मैंने उसका घर और उसका पार्टी ऑफिस जो खिड़की है उसको कांच तोड़ के अंदर में पेट्रोल डाल के जला दिया गया। पार्टी ऑफिस भी जला दिया गया था। तो पुलिस कोऑपरेट कर रहे हैं। पुलिस अरेस्ट भी किए हैं 2 जन को, बाकी को भी अरेस्ट कर लेंगे हम। ये जो कांड हो रहे, ममता बनर्जी माननीय मुख्यमंत्री को बोलेंगे कि इसको उनका लड़का लोग को बोलने के लिए कि संयत हो। वो अगर उन लोग संयत ना हो तो हमारा लड़का भी फिर हम ज़्यादा देर तक उनको पकड़ के नहीं रख पाएंगे। कि देखिए हम एक लिमिट तक हम ये मार खाएंगे, उसके बाद हम भी पलटा जवाब देंगे। और अगर हम लोग फिर पलटा जवाब देंगे हमारा लड़का लोग, तो फिर पश्चिम बंगाल में आग लग जाएगा। ऑलरेडी आग जल रहा है। तो इसलिए हम विनती करते हैं माननीय मुख्यमंत्री को कि जितनी जल्दी हो सके आप एक स्टेटमेंट दीजिए, जैसे कि आपका कर्मी लोग को बोलिए काम होने के लिए, शांत होने के लिए। आप लोग जीते हैं, हम लोग इसका ये जो डिसीजन है जनता का ये हम लोग ले लिए हैं। हम लोग सम्मान करते हैं ये डिसीजन को, लेकिन ये जो हो रहा है ये बहुत गलत हो रहा है। और ऐसा माहौल हो रहा है, ऐसा माहौल चारी पास में हो रहा है कि एक भय का माहौल, भीति का माहौल हो रहा है। ऐसा लग रहा है कि फिर से वो विरोधी शून्य राजनीति करने का कोशिश कर रहे माननीय मुख्यमंत्री, जैसे पंचायत इलेक्शन में हुआ था। ऐसा होना नहीं चाहिए। गणतंत्र में, डेमोक्रेसी में एक विरोधी, स्ट्रॉन्ग विरोधी होना चाहिए ताकि डेवलपमेंट हो। तो इसलिए हम विनती करेंगे सब कोई शांत रहिए और ये संतरास, ये जो माहौल हो रहा है, ये जो भांगचूर, ये जो मारपीट का, इसको बंद करिए। रानीगंज थाना में आके आपको ऑफिसर से क्या सहयोग मिला? हम रानीगंज थाना अभी आए थे और यहाँ के जो आईसी साहब है उनको हम बोले हैं ये जो घटना हो रहा है। 11 में उधर भी उत्तरपाड़ा में करीब 150 लड़का जमायत हुआ है टीएमसी का।
उधर हमारा एक कार्यकर्ता है जिसका घर वो जलाने का शायद ऐसा कुछ प्लानिंग चल रहा है, ऐसा हम सुनने में आया है। उसी के बोलने के लिए आए हैं और वो उधर फोर्स भी भेजे हैं। पुलिस प्रशासन को यही बोलेंगे, अब तक वो लोग सपोर्ट कर रहे हैं और आगे में भी वो लोग अनबायस्ड होके जो करना है, नियम जो है, आईन जो बोलता है उसी के हिसाब से आप लोग काम करिए, यही बोलना है। আমি এখন এসেছি বল্লভপুরে। পরশুদিন যখন রেজাল্ট বেরিয়েছে 2 তারিখে এবং টিএমসি পার্টি জিতেছে, ভারতীয় জনতা পার্টি, আমাদের দল আমরা হেরে গেছি। তারপর থেকে আমরা যেটা দেখছি যে আমাদের ভারতীয় জনতা পার্টির কার্যকর্তার ওপর টিএমসির কর্মীরা সন্ত্রাস চালাচ্ছে, বাড়ি ঘরদোর ভাঙা, দোকানপাট ভাঙচুর করা, দেখে দেখে যেটা বিজেপির বা যাদের বিজেপির কার্যকর্তার দোকান সেগুলোকে ভাঙচুর করা, তাদের বাড়িতে, এরকম একজনের বাড়িতে আমি এখন এখানে এসেছি যার বাড়ির জানলাগুলোর কাঁচগুলোকে ভেঙে ভেতর থেকে পেট্রোল ঢেলে আগুন জ্বালিয়ে দেওয়া হয়েছে। আপনারাও দেখলেন, ছবি নিলেন। বিছানাপত্র, ঠাকুরঘর, টিভি সব কিছু জ্বলে ছাই হয়ে গেছে। বাড়ির পিছনে ছোট্ট একটা পার্টি অফিস ঘর ছিল, পার্টির অফিস ভারতীয় জনতা পার্টি, সেটাও ভেঙে চুরে টিভি ফিভি সমস্ত লুট করে নিয়ে গেছে। এই যে সন্ত্রাস চালাচ্ছে, এক তো টিএমসি তো জিতে গেছে, আমরা সেটা আমাদের হার আমরা মেনে নিয়েছি, কিন্তু যেভাবে তারা জেতার পরে সন্ত্রাস চালাচ্ছে এটা তো কাম্য নয়। আমরা যদি জিততাম আমরা কিন্তু এই রকমভাবে এই কাজটা করতাম না। আজকে যে ধরনের সন্ত্রাসের ভয়ের একটা মহল তৈরি করার চেষ্টা করা হচ্ছে, কেন? মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী কেন চুপ করে রয়েছেন? কেন উনি ওনার কর্মীদের বলছেন না সংযত হওয়ার জন্য? কারণ দেখুন, আমরা আমাদের ছেলেদের বলেছি, আমাদের মেয়েদের বলেছি সংযত হতে। আমরা হেরে গেছি, সংযত হও, কোনো কিছুতে মুখ লাগবে না, মারামারি করতে যাবে না। সেই একই জিনিসটা জিতে যাওয়ার পর মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী কেন তার কর্মীদের বলছে না? কারণ দেখুন, আমরা মার খাচ্ছি, একটা লিমিট অবধি মার খাবো, তারপরে কিন্তু আমিও আমার ছেলেদের ধরে রাখতে পারবো না। তখন কিন্তু পশ্চিমবঙ্গ দাউ দাউ করে জ্বলবে। আমি কিন্তু সেটা চাই না। আমি তাই জন্য করজোড়ে মাননীয় মুখ্যমন্ত্রীর কাছে আরেকজন নেত্রী হিসেবে আমি অনুরোধ করব, মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী, আপনি জিতেছেন, আপনার দল জিতেছে, আপনাদের শুভেচ্ছা জানাই, কিন্তু এই সন্ত্রাস কেন? কেন আপনি প্রোটেস্ট করছেন না? কেন আপনি আপনার কর্মীদের বলছেন না সংযত হওয়ার জন্য? আপনারা কি আবার সেই বিরোধী শূন্য রাজনীতি করতে চাইছেন, যেরকম আমরা পঞ্চায়েত ভোটে দেখেছি? দেখুন, গতকাল অবধি পুলিশ প্রশাসন যথেষ্ট কোঅপারেট করেছে। আমি পুলিশ প্রশাসনকে অন্য জায়গাতেও, সারা পশ্চিমবঙ্গ দাউ দাউ করে জ্বলছে, প্রায় 12 থেকে 14 জন আমাদের কার্যকর্তাদের, যার মধ্যে 2 জন তৃণমূলেরও কার্যকর্তা আছে, তাদেরকে মেরে দেওয়া হয়েছে, খুন করা হয়েছে। এই খুনের রাজনীতি আমরা চাই না। একটা ভোট হয়েছে, জনতা রায় দিয়েছে, আমরা সেই রায়কে মাথা পেতে নিয়েছি, কিন্তু এই খুন, এই সন্ত্রাসের রাজনীতি আমরা চাই না। আমি ইমিডিয়েটলি বলবো টিএমসি সরকার এবং মাননীয় মুখ্যমন্ত্রীকে, এই যে ঘটনাগুলো হচ্ছে এটাকে আপনি সংযত হতে বলুন, কারণ এরপরে কিন্তু সত্যি হাতের বাইরে সিচুয়েশন না যায়, এটাই আমি ভয় পাচ্ছি। এবং পুলিশ প্রশাসনকে বলবো, আপনারা আইন মেনে কাজ করুন, আপনারা লিগ্যাল স্টেপস নিন। এখানেও 5 জনের নাম দেওয়া হয়েছিল যারা এই ঘটনা করেছে, যার মধ্যে প্রধান হচ্ছে মলয় বাউরি। 5 জনের নামে এফআইআর করা হয়েছিল, কিন্তু যে মেন মলয় বাউরি তাকে ছেড়ে দেওয়া হয়েছে। সে নাকি এই মোড়ের মাথায় ঘোরাফেরা করছে। কেন করছেন এটা? কারণ দেখুন, আমরা চাই না, একটা ইলেকশন হয়েছে, শান্তি ফিরে আসুক বাংলায়। আমরা এই ধরনের পরিস্থিতি চাই না। আপনি আপনার ছেলেদের বলুন সংযত হতে, আমরা আমাদের ছেলেদের বলবো সংযত হতে। আমরা সন্ত্রাস চাই না। আপনারা জানেন যে আমাদের যিনি সর্বোচ্চ নেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় গতকালে প্রেস মিট করে বলেছেন, গোটা পশ্চিম বাংলাতে তৃণমূল কংগ্রেসের সঙ্গে সঙ্গে সমস্ত রাজনৈতিক দলকে শান্তি বজায় রাখার জন্য। আমার যে অভিযোগ আপনাদের কাছ থেকে পাচ্ছি, বিজেপির যিনি বিধায়িকা তিনি নাকি এখানে অভিযোগ করে গেছেন যে বল্লভপুর অঞ্চলের কিছু বাড়িতে কিছু মানুষকে, বিজেপি সমর্থিত মানুষকে তৃণমূলের পক্ষ থেকে অত্যাচার হচ্ছে। এটা
অসম্ভব ব্যাপার, সর্বৈব মিথ্যা কথা। এখানে কোনো রাজনৈতিক ব্যাপার নেই। ব্যক্তিগত যদি কারোর সাথে কোনো সম্পর্ক থেকে থাকে, ব্যক্তিগত যদি কারোর সাথে কারোর ঝগড়া বিবাদ থেকে থাকে, সেইটাই পরিণতি হচ্ছে। রাজনৈতিকভাবে এগুলো কিছু হচ্ছে। আমি দায়িত্ব নিয়ে বলছি, আমি জেলা তৃণমূল কংগ্রেসের জেনারেল সেক্রেটারি, আমার কাছে খবর আছে এবং দায়িত্ব নিয়ে বলছি, এখানে তৃণমূল দল কোনোভাবেই কোনো মানুষের প্রতি অত্যাচার করছে না আর করবেও না, আমাদের দলের নেই। আমার নামটা প্রবোধ রায়, সাধারণ সম্পাদক, জেলা তৃণমূল কংগ্রেস। টিএমসি দুষ্কৃতী ছেলে এসে পরে মদ ড্রিঙ্কিং করেছে, দিয়াল টোপকে পাড়ি উঠে ভেঙেছে। তারপর বড়বাবুকে জানিয়েছিলাম, বড়বাবু কী করেছিল, দুটি সিভিক পুলিশ পাঠিয়েছিল। কালকে রাতে আমরা কেউ ছিলাম না বাড়িতে, আমার বাড়িতে আগুন জ্বালিয়ে দিয়েছে। রাত্রি 9টা নাগাদ হয়েছে। টিএমসি লোকরা ছিল, তো আমরা বিজেপি করি সেই জন্য। আমার নাম দেবাশিস চ্যাটার্জি। বাড়িতে ক্ষয়ক্ষতি হয়েছে, আমার টিভি পুড়ে গেছে, দুটো খাট পুড়ে গেছে এবং আপনারা দেখতে পাবেন যে কী কী পুড়ে গেছে। এখন আপনারা দেখে নিন। বিজেপির সঙ্গে যুক্ত আছি। কি কারণে হঠাৎ এইভাবে আগুন লাগে? ওরা এখন সরকার এসেছে এবং যাতে বিজেপি সরকার যারা গঠন করার চেষ্টা করেছিল, তো তাদেরকে ওরা শেষ করে দিতে চাইছে এবং কি ধমকিও দেয় মাঝে মাঝে যে মেরে ফেলে দেবো, কেটে দেবো, প্যারালাইসিস করে দেবো মেরে। সেই জন্য ভয়ে আমরা সবাই আতঙ্কিত এবং কি আমাদের যারা কর্মী আছে তারা সবাই কিন্তু বাড়ি থেকে পালিয়ে গেছে এবং আমাদের যে মেয়ে ছেলেরা আছে তাদেরকে বলে যে রাস্তায় দাঁড় করে পরে রেপ করব। দেবাশিস চ্যাটার্জি, বিজেপির সঙ্গে যুক্ত আছি, বিএমএস ট্রেড ইউনিয়ন। रानीगंज से सम्राट दास की रिपोर्ट, पीवी न्यूज। इस कोरोना काल में जहां लोग वायरस का शिकार होकर मर रहे हैं, तो वहीं दूसरी ओर एक व्यक्ति के शव को छत विछत अवस्था में चितरंजन के फतेहपुर स्थित रास्ते के पास से बरामद किया गया। बताया जा रहा है कि व्यक्ति का नाम नीतीश दास है, जिसके शरीर को सियार और कुत्तों ने मिलकर बुरी तरह से नोच डाला। इस कोरोना काल में जहां लोग वायरस से मर रहे हैं, तो वहीं एक व्यक्ति को सियार और कुत्ते ने नोच नोच कर मार डाला। घटना चितरंजन के फतेहपुर स्थित 50 नंबर रास्ता में घटित हुई है। मृत व्यक्ति का नाम नीतीश दास बताया जा रहा है। प्रत्यक्षदर्शियों की माने तो नीतीश इस इलाके के सीपीआईएम के कार्यकर्ता रहे। पार्टी का काम करने के लिए वह अपनी नौकरी भी छोड़ चुका था, लेकिन जैसे जैसे उसकी उम्र बढ़ती गई और सीपीआईएम पार्टी की लोकप्रियता घटती गई, वैसे वैसे उसके सामने खाने की, पेट पालने की असुविधा सामने आती गई, जिसके बाद नीतीश ने कैटरिंग का कार्य शुरू किया था। लेकिन उम्र के इस पड़ाव में नीतीश से यह कार्य भी नहीं हो पा रहा था। नतीजा धीरे धीरे वह मानसिक रूप से बीमार रहने लगा और बार बार खुदकुशी करने की कोशिश भी की। शायद सोमवार रात उसकी कोशिश सफल हो गई। वहीं अनुमान लगाया जा रहा है कि उसकी मौत के बाद उसके शव को सियार और कुत्तों ने नोच नोच कर खाया है। हालांकि अभी तक यह स्पष्ट नहीं है कि नीतीश की मौत के पीछे उसकी खुदकुशी है या फिर सच में सियार और कुत्ते के नोचने की वजह से ही उसकी मौत हुई। आसनसोल से संतोष मंडल की रिपोर्ट, पीवी न्यूज। पूरे देश के साथ साथ बांकुड़ा में भी कोरोना संक्रमितों की संख्या बढ़ती ही जा रही है और इनमें से कईयों के पास तो रहने की कोई व्यवस्था नहीं। ऐसे में कोरोना संक्रमितों को रहने हेतु बांकुड़ा स्टेडियम सेफ होम में व्यवस्था की गई है तथा इसकी रजामंदी के लिए जिला शासक को भेजा गया प्रस्ताव। पूरे देश के साथ साथ बांकुड़ा में भी कोरोना संक्रमितों की संख्या बढ़ती जा रही है। बांकुड़ा पौरसभा इलाके में जो लोग कोरोना संक्रमित हो गए हैं और उनके पास रहने की जगह नहीं है, ऐसे लोगों को रहने के लिए बांकुड़ा स्टेडियम सेफ होम में व्यवस्था की गई है। इसके लिए जिला शासक के पास प्रस्ताव भेजा गया है ताकि उनकी सहमति हो सके और उसके बाद ही कोरोना संक्रमित लोगों को स्टेडियम सेफ होम में रखने की जगह मिल सके। जिला शासक के राजी होने के बाद पौरसभा की ओर से सेफ होम तैयार करने का कार्य शुरू किया जाएगा। पौर प्रशासक अलका सेन मजूमदार, प्रशासक मंडली के सदस्य दिलीप अग्रवाल, गौतम दास इस सेफ होम का दौरा किए। কিছুদিন ধরে লক্ষ্য করছি যে বাঁকুড়া শহরে
করোনা সংক্রমণটা বাড়ছে এবং আমরা জানি বাঁকুড়া জেলাতে কোভিড হসপিটাল আমরা যে সুপার স্পেশালিটি হসপিটাল সেটাকে কোভিড হসপিটাল সরকারিভাবে করা হয়েছিল, পরবর্তীকালে বর্জরা করা হয়েছে। তার সাথে বাঁকুড়া মেডিকেল কলেজেও 100 বেডের একটা কোভিড পেশেন্টকে রাখার ব্যবস্থা করা হচ্ছে এবং আমাদের বাঁকুড়াতে একটা সেফ হাউস আছে আমরা জানি, কর্মতীর্থ, যেটা আমাদের গোবিন্দনগরে। কিন্তু যেভাবে সংক্রমণটা বাড়ছে তাতে পজিটিভ কেস যাদের অক্সিজেনের পরিমাণ কমে যাচ্ছে বা যাদের হোম কোয়ারেন্টাইনে থাকার ব্যবস্থা নেই, বিশেষ করে যাদের হোম কোয়ারেন্টাইনে থাকার কোনো ব্যবস্থা নেই তাদেরকে সেফ হাউসে রাখার জন্য সরকার একটা নির্দেশিকা জারি করেছে। তো সেই মতো আমরা বাঁকুড়া পৌরসভার মানুষ যাতে কোনো অসুবিধার মধ্যে না পড়ে তার জন্য আমরা আমাদের প্রশাসনিক বোর্ড, আমার প্রশাসক অলক হাসান মজুমদার, সদস্য গৌতম দাস, আমাদের এক্সিকিউটিভ অফিসার এবং আমার হেলথ অফিসার এবং আমার হেলথ স্টাফ দিকে নিয়ে আমরা একটা বৈঠক করেছিলাম যে বাঁকুড়া শহরে কোথায় একটা সেফ হাউস করা যায়। তো আমার সদস্য গৌতম দাস দীর্ঘদিন ডিএসের সাথে যুক্ত, সে আমাদেরকে প্রস্তাব দেয় যে আমরা যদি স্টেডিয়ামের গ্যালারির নিচে যদি আমরা একটা সেফ হাউস করতে পারি তাহলে 25-30 জন মানুষকে আমরা ওখানে রাখতে পারবো। সেই মতো আমরা আলোচনা করে আমরা জেলা শাসককে একটা চিঠি করি যে বাঁকুড়া পৌরসভার থেকে আমরা একটা সেফ হাউস করতে চাইছি স্টেডিয়ামে, সেটা আমাদেরকে অনুমতি দেওয়া হোক। জেলা শাসক 2 দিন আগে আমাদেরকে সেই অনুমতি দিয়েছে এবং আমরা এর আগেও এটা পরিদর্শনে এসেছিলাম। এখানে কিছু কাজ আছে, যেগুলো টয়লেটগুলো আছে সেগুলোকে ঠিক করা এবং এখানে যে ইলেকট্রিসিটির কিছু প্রবলেম আছে, লাইট, ফ্যান, সেগুলো আমরা আজকে পরিদর্শন করতে এসেছি যে কতদূর কী কাজ হলো এবং বাকি যে কাজগুলো আছে 2-4 দিনের মধ্যে আমরা সম্পূর্ণ করতে চাইছি, যাতে সেফ হাউসটা আমরা খুব তাড়াতাড়ি চালু করতে পারি। মানুষ যেন বিনা চিকিৎসায় এবং ইনফ্রাস্ট্রাকচারের অভাবে মানুষ যাতে কোনো মারা না যায় বাঁকুড়া শহরে, সেই দিকে আমরা লক্ষ্য রেখে আমরা এই সেফ হাউসটা চালু করছি। আগামী দিনে আমাদের সরকার গতকালই আমরা একটা রাজ্য সরকারের কাছ থেকে একটা নির্দেশিকা পেয়েছি যে ভবঘুরেদের জন্য, শেল্টারলেসদের জন্য শেল্টার হোম যে বিল্ডিংগুলো করা হয়েছিল বিভিন্ন পৌরসভায়, সেগুলোকে সেফ হাউস করার জন্য সরকার একটা নির্দেশিকা জারি করেছে। আমরা সেই বাঁকুড়া পৌরসভা অফিসের পেছনে যে আমাদের শেল্টারলেসদের জন্য শেল্টার হোম যেটা করা হয়েছে, সেখানেও আমরা আগামী দিনে সেফ হাউস করব। আমরা প্রাথমিকভাবে আমরা এটা চালু করতে চাইছি, পরবর্তীকালে আমরা বাঁকুড়া শহরের করোনা মানুষ যারা আক্রান্ত হচ্ছে তাদের জন্য আমরা আরেকটা সেফ হাউস করার চিন্তাভাবনা রাখছি। बांकुड़ा से अनूप रॉय की रिपोर्ट, पीवी न्यूज। इस्कॉन मंदिर की ओर से कोरोना मरीजों के परिवारों को भोजन खिलाने की व्यवस्था की जा रही है, जिसकी जानकारी मंदिर के महाराज ने एक संवाददाता सम्मेलन के दौरान दी। इस्कॉन मंदिर की ओर से कोरोना मरीजों के परिवारों को भोजन कराने की व्यवस्था की गई है। इसकी जानकारी इस्कॉन मंदिर के महाराज ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी और उन्होंने कहा कि इस्कॉन मंदिर की ओर से कोरोना के मरीजों को घर घर जाकर मदन मोहन का प्रसाद दिया जा रहा है। यह प्रसाद दोपहर तथा रात को दी जा रही है, जिसमें रोटी, सब्जी, भात इत्यादि शामिल हैं। उनका कहना है कि अब तक 350 से 400 परिवारों को भोजन दिया गया है और इस विषय में उन्होंने अन्य कई जानकारियां भी दी। कृष्ण আমার পরমারাধ্য গুরুদেব এবং বিষ্ণুপাদ শ্রীমৎ জয়পতাকা স্বামী গুরু মহারাজের অনুকম্পায়, তার ইচ্ছায় আমরা এই দুর্গাপুর এলাকায় যে সমস্ত ব্যক্তিরা কোভিড আক্রান্ত হয়েছে তাদের বাড়ি বাড়ি আমরা প্রসাদ রান্না করে প্রসাদ পৌঁছানোর ব্যবস্থা করছি, মধ্যাহ্নকালীন প্রসাদ, যাতে করে যারা রান্না করতে পারছে না বা আত্মীয়স্বজনরা বাড়ি যাচ্ছে না, তিনি একাকী অভাব করছে, তো এই একাকিত্ব বোধ থেকে মুক্ত করার জন্য মদন মোহনের প্রসাদ আমরা বাড়ি বাড়ি পৌঁছাচ্ছি। আমাদের প্রতিদিন প্রায় 350-400 ফ্যামিলিকে আমরা প্রসাদ দিচ্ছি এবং এমনভাবে আমরা প্রসাদ দিচ্ছি যাতে তার রাত্রিবেলার খাবারটাও হয়ে যায়, রুটি, সবজি, ভাত এরকম দিচ্ছি। এছাড়াও এখন আমাদের কাছে বিভিন্ন ফোন আসছে যেখানে তারা আক্ষেপ করছে যে আমরা কোনো জায়গায় হসপিটালে সিট পাচ্ছি না বা অক্সিজেনের খুব অভাব হয়ে যাচ্ছে। তো হসপিটালে সিটের ব্যবস্থা তো আমরা করতে পারবো না, কিন্তু অক্সিজেন যদি আমরা আমাদের ভক্তদেরকে জানিয়েছি, আমাদের মায়াপুরকে আমরা অনুরোধ করেছি, তারা যদি কোনো ব্যবস্থা করতে পারে এই অক্সিজেন সিলিন্ডার দেওয়ার ব্যবস্থা, আমরাও আগামীতে চেষ্টা করছি দুর্গাপুরবাসীর পাশে দাঁড়িয়ে কাঁধে কাঁধ লাগিয়ে এই করোনার যুদ্ধে সবাইকে সহযোগিতা করার জন্য। যদি আমাদের কাছে অক্সিজেন সিলিন্ডার আসে, আমাদের মিডিয়া ভাইদের তরফ থেকে আপনাদের কাছে খবর যাবে এবং সহযোগিতা সবাই মিলে করে আপনাদেরকে অক্সিজেন কিভাবে পৌঁছানো যায় সেই ব্যবস্থাও দুর্গাপুর ইস্কন নেবে, এই আমরা সংকল্প নিচ্ছি। আমরা দুর্গাপুরে 43টা ওয়ার্ড রয়েছে, 43টা ওয়ার্ডকে আমরা চিন্তা করেছি যাতে দুর্গাপুর বাদ না যায়।
আমরা আগে আমাদের লিফলেট ছাড়া হয়েছে নিউজ পেপারের মধ্যে, আমি নিজে ব্যক্তিগতভাবে ফেসবুকে হোয়াটসঅ্যাপে মেসেজ দিয়েছি। এছাড়াও আমাদের একটা ট্যাবলো বেরিয়েছে যেটা হিন্দি, ইংলিশ এবং বাংলায় অ্যানাউন্স করছে পুরো দুর্গাপুর জুড়ে। এবং আমরা অনুরোধ করছি সবাইকে যে যারা এই পরিষেবা গ্রহণ করতে চাইছেন দয়া করে আমাকে হোয়াটসঅ্যাপ করুন এবং তাদের কোভিড পজিটিভ রিপোর্টটা দিয়ে হোয়াটসঅ্যাপ করুন, যাতে করে আমরা তাদের নাম, ফোন নাম্বার, বাড়ি কোথায় আছে জানতে পারি। এবং সেই সাথে সাথে পরের দিন সকালবেলা 9টার সময় গাড়ি বেরিয়ে যাচ্ছে, এলাকা ভিত্তিক প্রসাদ পৌঁছে দেওয়া হচ্ছে। জনসাধারণকে এই পরিষেবা দিচ্ছি, এমন নয় যারা আমাদের মন্দিরের সাথে যুক্ত আছে, যে কেউ এই পরিষেবা চাইছে তা আমরা নিজেকে খুব ধন্য বলে মনে করছি যে আমরা তাদের পাশে দাঁড়িয়ে এই আপত্তির দিনে, বিপদের দিনে তার পাশে দাঁড়াতে পারছি। কৃষ্ণের অহেতুকি করুণা যে এই সুযোগে সবাই ভগবানের প্রসাদ গ্রহণ করছে, শারীরিকভাবে এবং মানসিকভাবে উভয় দিক দিয়ে তারা সুস্থ হয়ে উঠবে। दुर्गापुर से निमाई दास की रिपोर्ट, पीवी न्यूज। वीरभूम और पश्चिम बर्दवान के बीच कुनूर नदी पर बना ब्रिज मंगलवार को टूट गया। इसकी जानकारी मिलते ही स्थानीय लोगों ने पुल पर यातायात को किया नियंत्रित। साथ ही पीडब्ल्यूडी के अधिकारियों द्वारा पुल के दरार को जल्द से जल्द ठीक करने की जा रही है कोशिश। वीरभूम और पश्चिम बर्दवान के बीच कुनूर नदी पर बना ब्रिज मंगलवार को टूट गया। पीडब्ल्यूडी विभाग द्वारा कुनूर पुल का रख रखाव किया जाता है। स्थानीय लोगों ने दावा किया कि सोमवार की रात को कुनूर पुल का हिस्सा पूरी तरह से टूट गया, बड़ी आपदाएं हो सकती थी। मंगलवार सुबह जैसे ही स्थानीय लोगों को इस बात का पता चला, उन्होंने कुनूर नदी के पुल पर यातायात को नियंत्रित किया। लोक निर्माण विभाग के अधिकारियों के इंजीनियर भी मौके पर पहुंचे। मलानदिघी ग्राम पंचायत के प्रमुख पीयूष मुखर्जी और कांकसा मलानदिघी पुलिस स्थिति की निगरानी कर रहे हैं। कुनूर ब्रिज पर दरार के कारण ट्रैफिक जाम की स्थिति भी उत्पन्न हो गई है। वहीं कांकसा मलानदिघी ग्राम पंचायत के प्रमुख पीयूष मुखर्जी ने कहा कि पीडब्ल्यूडी के अधिकारी दरार को जल्द से जल्द ठीक करने की कोशिश में जुटे हुए हैं। পীডব্লিউডি সব ইঞ্জিনিয়াররা এসছেন, ওনারা দেখছেন রাস্তা খুব একটা হয়নি, খানিকটা সাইড বসে গেছে, ব্রিজের কোনো অংশে কিছু হয়নি। আমরা খুব তাড়াতাড়ি জলদি এই কাজ শুরু করে আমরা আশা করছি 1-2 ঘন্টার মধ্যে আমরা এই রাস্তা স্বাভাবিক করে ফেলবো। আমাদের কাজ খুব শীঘ্রই শুরু হতে চলেছে। এই মুহূর্তে দেখুন আমাদের যেটা ধারণা যে ভারী যান চলাচলের জন্য হতে পারে বা কোনো কারণে ইঞ্জিনিয়ার সাহেবও দেখছেন পরীক্ষা করে কি কারণে হয়েছে। আমরা কিছুক্ষণ তদন্ত করার পর বলতে পারবো কি কারণে এটা হয়েছে। পীযূষ মুখার্জি, মলানদিঘি গ্রাম পঞ্চায়েত প্রধান। ঢুকেছে, তলায় সব করেছে নিয়ে হয়েছে, এটার জন্য কোনো ব্যাপার নেই। এটা আসবে, সব জানানো হয়েছে, পিডব্লিউডিকে জানানো হয়েছে, আসবে, ওরা ঠিক করে। না না, কোনো দুর্ঘটনা ঘটার তো কোনো জায়গায় নেই। দুর্ঘটনা কেন করবে? আমার নাম পবিকেশ, আমি এই গ্রামেরই ছেলে। বসে গেল বলতে আমাদের এই যে বীরভূম থেকে যে গাড়িগুলি আসে ওভারলোড, এই ওভারলোড সহ্য করতে না পারার জন্যে ব্রিজটা বসে গেল। যাতে এই ব্রিজটা মেরামত করা হয় তার জন্যে ব্রিজ কর্তৃপক্ষকে জানানো যাচ্ছে। কারা রক্ষণাবেক্ষণ করে ব্রিজটা? এটা আমাদের পিডব্লিউডি। গাফিলতি আছে? গাফিলতি সেটা এখন কি করে বলা যায়, কিন্তু ওভারলোড প্রচুর চলে, যার জন্য এই অবস্থা। কি মানে কোন এলাকার মধ্যে? এটা হচ্ছে মলানদিঘি মৌজা, মলানদিঘি এরিয়ার মধ্যে। কতটা সমস্যা হচ্ছে এখন? সমস্যা বেশ কিছু দেখা যাচ্ছে, এরপর আরও হয়তো রিপেয়ারিং না করলে আরও বেশি সমস্যা হতে পারে। আপনার নাম? শ্যামল কেস, এলাকাবাসী। दुर्गापुर से निमाई दास की रिपोर्ट, पीवी न्यूज। बस मालिकों ने शिल्पांचल में कोरोना संक्रमण में वृद्धि के कारण आसनसोल दुर्गापुर शिल्पांचल में बड़ी बसों और मिनी बस का परिचालन शनिवार से ही 3 दिनों के लिए बंद कर दिया था। वहीं इसके विरोध में परिवहन कर्मियों ने बस स्टैंड में राजू आहलूवालिया के नेतृत्व में किया धरना प्रदर्शन। बस मालिकों ने शिल्पांचल में कोरोना संक्रमण की वृद्धि के कारण आसनसोल दुर्गापुर शिल्पांचल में बड़ी बसों और मिनी बस का परिचालन शनिवार से 3 दिनों के लिए बंद कर दिया। आसनसोल मिनी बस एसोसिएशन के महासचिव सुदीप राय ने कहा कि क्षेत्र में लगभग 400 मिनी बस चलती है। आसनसोल सहित पूरे जिले और राज्य में कोरोना की बढ़ती रफ्तार के कारण बस बंद करने का फैसला लिया गया है। वहीं इसके विरोध में परिवहन कर्मियों ने बस स्टैंड में राजू आहलूवालिया के नेतृत्व में धरना प्रदर्शन किया।
सूत्रों के मुताबिक पहले 1 मई से 3 मई तक बसों का परिचालन बंद रखा गया था, जिसे बढ़ाकर 7 मई तक कर दिया गया। वहीं दूसरी ओर यूनियन नेता राजू आहलूवालिया ने कहा कि बस मालिकों ने बसें तो बंद कर दी, लेकिन परिवहन श्रमिकों के बारे में सोचा तक नहीं। उन लोगों की रोजी रोटी का क्या होगा? बसें नहीं चलने से उन्हें हाजिरी भी नहीं मिल रही है। हजारों की संख्या में परिवहन श्रमिक और उनके परिवार के बारे में भी मालिक सोचें। হাজির খোরা কি দিতে হবে মিনিমাস কর্মীদের ঈদের বোনাস দিতে হবে মিনিমাস কর্মীদের ওয়েলফেয়ার টাকা দিতে হবে अपने चेक कर ले किस वर्ग का नाम है नहीं है, जिसका नहीं होगा उसको हम ले जाएंगे असल में रिकॉर्ड करा देंगे। हमको लिस्ट दीजिए, मेरे पास लिस्ट है। 2012 में हमको लिस्ट मिला था, हम मान रहे 12 में कुछ वर्कर हम लोग का चला गया, पास छोड़ दिया। जो चला गया वो डिमांड नहीं करेगा, जो डेथ हो गया उसको डिमांड मिला है कि नहीं मिला। हम आज फाइल निकाल रहे हैं, इतना मोटा है। बोला था 3 रोज बंद रहेगा गाड़ी, 4 तारीख से गाड़ी चलेगा। आज पेपर में आउट कर रहा है 7 तारीख के खुल गए। इस बेसिस में तो हम लोग को किसी को मालूम नहीं जो आप 7 तारीख को खुलिएगा। पेपर तो सभी आदमी पढ़ता नहीं भाई, वर्कर जो हम पेपर देख के हम आएंगे नहीं। हम लोग सब सुबह आए 4 तारीख के यहाँ बोलता गाड़ी बंद, 7 तारीख को खुल गए। तो अभी आप लोग क्या करेगा? तो मालिक से बात करने में कुछ बात हुआ? नहीं, मालिक से कोई बातचीत नहीं है। मालिक ने तो आया ही नहीं था। तो आप लोग क्या चाह रहे हैं? क्या चाह रहे हैं आप लोग? मालिक लोग इधर आया भी नहीं। हम लोग का किसको बोलेंगे? गाड़ी किसके पास हम लोग निकाल लेंगे? बस स्टैंड में है, सब में बैटरी खोल खोल के रखा है, बैटरी खोल खोल के रखा अपना बंद करके। हम लोग को तो इन्फॉर्म नहीं दिया। ले गया गाड़ी से सब बैटरी खोल खोल के अपना जमा कर लिया। जानता रहा हम टाइम बढ़ाएंगे, हमको लोग उसी दिन बोल देता। 3 रोज तुम बोला था। সরকার আছে তারা রোজ আনা রোজ খাওয়া। এখন হঠাৎ করে মালিকরা এক ব্যাগ যদি বাস বন্ধ করে দেয়, তো এখানে দেখছেন মোটামুটি 1,500-2 হাজার ওয়ার্কার, তারা যাবে কোথায়? কোনো ইনফরমেশন নেই, কিছু নেই, হঠাৎ করে বাস বন্ধ করে দিতে। এর আগের বছর যে করেছিল 3 মাস যখন বন্ধ ছিল, তো মালিকরা খারিয়াত দিয়েছিল মাত্র 25 কিলো চাল আর 10 কিলো আলু। তো এতে বলুন 3 মাস কী করে মানুষ ওয়ার্কার চলবে? কোনো কিছু হেল্প নেই। অথচ যখনই গাড়ি খুলে যায় ওদের ফান্ডে আগে 700 কোটি টাকা জমা দিত। তার জন্য ওদের গাড়ি চলুক, আমার 1 পয়সা বাঁচুক না বাঁচুক, আমার আগে অফিস জমা দেয়। ওদের সিদ্ধান্তেই 700 কোটি টাকা তো ওরা নিয়ে নিচ্ছে। এবারে বাঁচলো না বাঁচলো, তেলের পয়সা হলো না, তেল ভরা তোরা চালা, আমার তো অফিস জমা হয়ে গেছে। ওদের সিদ্ধান্ত ওরা নিজেরাই নিয়ে বেঁচে যাচ্ছে। এই যে ওয়ার্কারকে কে পয়সা নিয়ে যাচ্ছে সে দেখার কোনো দরকার নেই। ওদের অফিসে 700 কোটি টাকা জমা হওয়ার চাই, গাড়ি চলবে 700 কোটি টাকা আগে জমা দাও, তার আগে কিছু না। তোমার তেল ভরতে পারো নাই, তোমরা তেল ভরাও গাড়ি চালাও, কিন্তু আমার অফিস জমা দিয়ে দাও, এই ওদের সিদ্ধান্ত। আমার তো 700 কোটি টাকা জমা হয়ে যাচ্ছে। এবারে স্টাফ খেতে পাক না পাক, তেল ভরা, তেল নাই তো চালাবে না, বন্ধ করবে নিজেরাই পেট কেটে ভরাবে। আমার 700 কোটি টাকা জমা হয়েছে, এর কোনো সিদ্ধান্ত নেই। এটাই বরাবরই চলে আসছে, আজ থেকে না, আজ 30 বছর ধরে এইভাবে চলে আসছে। এর কোনো সমাধান এখনো হয়নি। আর আমাদের ওয়ার্কার প্রবলেম এখানে একটা ফুটপাতে যারা ঝাড়ু মারে তাদেরও থেকে আমাদের অবস্থা খারাপ, এই যে এখানে ওয়ার্কার যারা বসে আছে দেখুন, রোজ আর রোজ খায়। কত কারো খবর নিয়ে দেখুন, প্রত্যেকের ঘরে কমসে কম 2-3 দিন হাঁড়ি চাপছে না, তাদের কেউ দেখান নাই। এগুলো আমার दिक्कत यही है कि हम लोगों को हठात गाड़ी बंद हो जा रहा है, कोई मतलब इन्फॉर्मेशन नहीं, कुछ नहीं, हठात गाड़ी बंद, हम लोग को हाजिरी नहीं, खुराकी नहीं। अभी हम लोग का घर में जो खाने पीने का समस्या पड़ा हुआ है, उसका समस्या कैसे समाधान होगा? ये पर्व का टाइम है, ये कुछ दिन बाकी रह गया पर्व को, अभी हम लोग कैसे मतलब इसको ये करें? तो मालिक का क्या करना है? बस मालिक कुछ इन्फॉर्मेशन नहीं हम लोगों के पास, विदाउट इन्फॉर्मेशन बस बंद कर दिया। 3 रोज दिया। तो आप लोग क्या करेंगे? क्या करेंगे? अब मालिक लोग को जनाएंगे, वहाँ तक मालिक तक बात पहुँचाएंगे। अब अगला क्या बोलता है उसके हिसाब से फिर हम लोग को जो समझ में आएगा करेंगे।
বন্ধ করে দিল, আমরা তো কোনো কিছু জানি না। আমরা বসে বসে কদিন থাকবো? মিনি বাসটা যদি না চালু করে আমরা খাবো কি? মাং করে আমাদের বেতন হাজিরি দেখ না, আমাদের কোনো প্রবলেম নেই। গাড়ি 10 দিন 20 দিন 20 দিন বন্ধ থাকে, আমাদের কোনো আপত্তি নেই। আমরা যে বসে বসে করবো কি? হঠাৎ এক ব্যাগ বন্ধ করে দিলে গাড়ি বন্ধ থাকবে, আমাদের কোনো জানা নাই, কোনো কিছু নাই, কোনো সিদ্ধান্ত নেই। কাজ করে বন্ধ হলে আবার ডেট বাড়িয়ে দিচ্ছে, 7 তারিখ 10 তারিখ 12 তারিখ এই করে তো ডেট বাড়তে থাকবে। আমরা যাবো কোথায়? মালিক থেকে যোগাযোগ কোনো কিছু হয়েছে ফোনে? না, মালিকরা কোনো যোগাযোগ আর কোনো সিদ্ধান্ত দেয়নি এখন পর্যন্ত, কোনো কিছু বলেনি যে তোমাদের খোরাকি দেবো হাজিরি দেবো, কোনো কিছু বলার সিদ্ধান্ত নেই। হঠাৎ একবার গাড়ি বন্ধ, আবার ডেট বাড়িয়ে দিচ্ছে, বলছে আরও গাড়ি বন্ধ থাকবে। এবার কি করবেন আপনার কথা? আমরা বলছি যে যত দেরি না চলবে ততদেরই আমাদের টাকা পয়সা দেখ, আমাদের খোরাকি হাজিরি যেটুকু আছে সেটুকু দেখ, আমাদের আর কোনো কিছু চাই না। গাড়ি যতদিন বন্ধ থাকবে থাকবে, কোনো অসুবিধা নেই। আপনার নাম? হ্যাঁ, করোনা আছে, করোনার জন্য বলছে গাড়ি ঘোড়া বন্ধ। এতদিন তো করোনা ছিল না, আজকে করোনা হঠাৎ এক ব্যক্তি কোথা থেকে উড়ে চলে এলো। নাম জিজ্ঞেস করেন। নাম? হ্যাঁ, বড় বাস চলছে, নাম জিজ্ঞেস করুন। স্টেট বাস চললো, সবই চলছে, তো আমাদের মিনি বাসটা কেন বন্ধ? সবই তো চলছে, বিহার বাঙাল সব গাড়ি চলছে, আমাদের মিনি বাসটা শর্ট করে বন্ধ করে দেওয়া, কোনো সিদ্ধান্ত নেয়নি, কোনো জানাশোনা নেই, কোনো কিছু নেই। আমাদের হঠাৎ বলে দিলে একবার বন্ধ, এগুলো কোনো যুক্তিপূর্ণের কথা নেই। मिनी बस मालिक लोग बोलता है हम लोग कुछ बचता नहीं है। 720 रुपया 2 ट्रिप चलने के बाद यहाँ जमा हो जाता है और रात में 400 450 500 रुपये मिलता है। एक गाड़ी सब खर्च बात देकर दिन भर में आप सोचिए मोटा मोटी महीना में 30 से 35 हज़ार का मिनी बस मालिक रोजगार करता है मिनिमम। उसके बाद वेलफेयर का जो फंड का जो पैसा है वो भी श्रमिकों का जो नाम से काटा जाता है, वो भी श्रमिकों को नहीं मिलता है। कुछ श्रमिक अगर बीमार हो रहा है तो उसका बिल लेके वो घूम रहा, चक्कर काट रहा है। और मालिक लोग ऐसा करता है, एसोसिएशन में जाते हैं, जो श्रमिक जाता है उसके साथ इतना खराब व्यवहार किया जाता है जिससे लगता है वो बहुत अन्याय कर रहा है। और यही वर्कर जो है मिनी बस का वर्कर, जो मिनी बस के मालिक को एक गाड़ी से 5 गाड़ी का मालिक बना दिया। लेकिन श्रमिक की जो अवस्था है आज तक वहीं की वहीं है। आप देखिएगा बहुत से श्रमिक मिनी बस श्रमिकों के मालिकों के शोषण के चलते अपने नौकरी छोड़ के चला जा चुका है। वेलफेयर में जो श्रमिकों का नाम था, जो डॉक्यूमेंट्स लेके जमा करता है, वेलफेयर लिस्ट में नाम होता है, उसमें 80% वर्कर अगर कोई मर जाता है तो बोलता है उसका नाम उड़ा दिया जाता है, बोलता है उसका नाम नहीं है। तो कितना बड़ा ये लोग जो है, कुछ लोग जो मिनी बस मालिक लोग हैं, कितना बड़ा श्रमिकों के साथ शोषण कर रहे हैं, कितना बड़ा फ्रॉड कर रहे हैं, इससे साफ जाहिर हो रहा है। मिनी बस वर्कर रिटायर हो गया, बूढ़ा होने वाला है, रिटायरमेंट एप्लीकेशन दिया है कि हमको रिटायरमेंट का बेनिफिट दीजिए। अभी तक मेरे ख्याल से 6 7 8 महीना से 10-12 लोगों को छोड़कर किसी को वेलफेयर का रिटायरमेंट पैसा नहीं मिला, वेलफेयर का पैसा नहीं मिला, रिटायरमेंट बेनिफिट नहीं मिला। लड़की की अगर शादी है तो उसके लिए भी उसको दौड़ना पड़ेगा। 10 बार लड़की की शादी हो जाने के बाद उसको 5,000 मात्र मिलता है। तो सोचिए कि 15 साल पहले 20 साल पहले 5,000 था, आज भी वही है। इतना महंगाई हो जाने के बाद और मालिकों की सेल बढ़ती जा रही है, उसके बावजूद बोलता मालिक हमारा की चुपाई ना। अरे आप मिनी बस जो बंद किए हैं, जब 3 महीना कोरोना चरम सीमा पर था, आपने आज तक किसी मिनी बस कर्मी को एक तो मास्क दिया है, किसी मिनी बस कर्मी को आपने सैनिटाइज किया है, किसी को भी आपने महीने के 1 महीने का राशन दिया। 3 महीना में 25 किलो चावल जिसका कीमत था 500 रुपये, 10 किलो आलू दिया, उस टाइम 20 किलो आलू था, 10 किलो 200 रुपये का आलू, तो 10 किलो और 500 700 बार 500 किसी किसी वर्कर को दिया गया। 4 महीना 5 महीना में मात्र लोगों को 1200 करके मिला चावल लेकर, ना दाल ना उसको नमक ना तेल, कुछ नहीं। किस तरह से श्रमिक मिनी बस का श्रमिक, यही श्रमिक एक एक तो मिनी बस के मालिक को 5-5 तो मिनी बस का मालिक बनाया है। और यहाँ पर मिनी बस के मालिक लोग बैठकर जो है सपना देख रहे थे कि हमारी तृणमूल की सरकार चली जाएगी, बीजेपी की सरकार आएगी तो हम लोग फिर से अपना धंधाबाजी बरकरार रखेंगे। उनका सपना चूर हो गया। मिनी बस के कुछ मालिक बीजेपी के नेताओं के साथ हाथ मिलाकर, जो मिनी बस कर्मी, हमारा ये इलेक्टेड यूनियन है, ये निर्वाचित यूनियन है, यहाँ जितने श्रमिक हमारे यहाँ जो बसें चला रहे हैं 99% तृणमूल कांग्रेस के मेंबर है और बीजेपी का रिजर्व पकड़कर इन्होंने दुनिया भर का बीजेपी की मीटिंगों में बसें दी हैं और मोटा भाड़ा लिया है और मेरे श्रमिकों को जबरदस्ती भेजा गया है। ये भी गैर कानूनी है। माँ माटी मानुष की सरकार कल भी थी, आज भी है। इनको हम लोग चेतावनी देना चाहते हैं कि बीजेपी की दलाली करने वाले लोग यहाँ जो बैठ कर हमारे श्रमिकों को शोषण कर रहे हैं, बर्दाश्त नहीं करेंगे। डिवाइड एंड रोल, उस दलाल के माध्यम से वो सोचते हैं कि हमारा जो श्रमिक है उसको दबाएंगे और यहाँ पर बैठ के खेला खेलेंगे, तो खेला नहीं चलेगा। और हमारा जो कर्मी अगर ऑफिस में जाता है, मिनिमम मालिक ऑफिस में, उनके साथ दुर्व्यवहार किया जाता है, उनको वहाँ से उनके साथ गलत व्यवहार किया जाता है। ये सब नहीं चलेगा। आज के बाद श्रमिक
अपने मालिकों को वेलफेयर जब जब प्रॉब्लम होगा अपने मालिकों को देगा, उनका मालिक को बोलेंगे लेके आप आइए और श्रमिक तक पहुंचाइए। श्रमिकों को उसका वेलफेयर का पैसा जल्द से जल्द देना होगा, वेलफेयर का जो रिटायरमेंट बेनिफिट उसको देना होगा, ईद का जो बोनस है 2 दिन के अंदर मिटाना होगा। और आज इनको कोरोना याद आ गया है। कोरोना के समय में भाई आपने कितनी बार मास्क बांटा है, और जो वर्कर बीमार हुआ कितने को देखने गए, बोला हम लोग श्रमिक की सुरक्षा के लिए बस बंद कर दी, नहीं, धंधाबाजी के लिए बस बंद किए हैं, श्रमिकों का शोषण करने के लिए, जो पुराने मजदूर हैं उनको भगाने के लिए, ताकि वो भूखे रहेंगे तो अपने आप भाग जाएंगे। मेरा श्रमिक भागने वाला नहीं है, श्रमिकों का बकाया उनको पेमेंट करना होगा। और जितने भी हमारे श्रमिक यहाँ रिटायरमेंट पोजीशन पर आ चुके हैं सबका रिटायरमेंट बेनिफिट देना होगा। और दूसरी बात है, जल्द से जल्द गाड़ी चालू करना होगा। बनपुर की बसें चल रही हैं, दुर्गापुर बनपुर पढ़ाकर चल रहा है, सारी बसें चल रही हैं। आप पहले बताइए, आपने लॉकडाउन का नियम पालन किया? आपने कभी बस स्टैंड को पूरी सैनिटाइज किया? आप तो रोजगार करते हैं महीना में, लेकिन कुछ नहीं किया। इसलिए आपको ये सोचना है कि वर्कर को बोका बनाना नहीं चलेगा। और जल्द से जल्द गाड़ी जो है, आप अगर गाड़ी कोरोना के लिए बंद करके रखें, हम लोग बहुत अच्छा बात है। हम लोग चाहते हैं कोरोना से कोई लोग इफेक्टेड ना हो, कोरोना पर हम लोग नियंत्रण करें। तो नियंत्रण करने के लिए आइए, सड़क पर उतरिए हम लोग की तरह, जिस तरह तृणमूल का कर्मी उतरा है। मास्क लोगों के बीच बांटिए, उनको जागरूक कीजिए। ऑफिस में एसी चला के बैठने से नहीं होगा, रास्ता में उतरना होगा, बस स्टैंड को सैनिटाइज करना होगा, श्रमिक को हर महीना हेल्थ चेकअप कराना होगा। ये सब पहले सोचिए, और बड़ी बड़ी बातें और कुछ नेताओं के पीछे दलाली करने से नहीं चलेगा। आपका नाम? राजू वालवाले, INTUC नेता, आसनसोल। आसनसोल से संतोष मंडल की रिपोर्ट, PV न्यूज। सालानपुर ब्लॉक में कोरोना वायरस के बढ़ते संक्रमण की डर से लोगों में भय का माहौल व्याप्त है, जिसके बाद वैक्सीन लेने के लिए लगातार वैक्सीन केंद्र में पहुंच रहे लोगों ने सामाजिक दूरी की अनदेखी तथा समय पर वैक्सीन केंद्र न खुलने को लेकर जताया विरोध, जिसके बाद तत्काल पुलिस ने मौके पर पहुंचकर किया स्थिति को नियंत्रित। कोविड-19 वैक्सीन लेने के क्रम में स्वास्थ्य केंद्र में आम जनता ने किया विरोध। आपको बता दें कि सालानपुर ब्लॉक में कोरोना वायरस के बढ़ते संक्रमण की दर से लोगों में भय का माहौल व्याप्त हो गया है, जिसके बाद वैक्सीन केंद्र में वैक्सीन लेने के लिए लगातार लोग पहुंच रहे हैं। वहीं इसी क्रम में सामाजिक दूरी की पूरी तरह से अनदेखी भी देखी जा रही है। साथ ही वैक्सीन केंद्र समय पर ना खुलने की भी शिकायत है। वैक्सीन केंद्र के समय पर ना खुलने और भीड़ देख मंगलवार की सुबह आम लोगों ने वैक्सीन को लेने को लेकर आपस में झमेला शुरू किया, जिसके बाद पुलिस ने तत्काल मौके पर पहुंचकर स्थिति पर काबू कर वैक्सीन देने की प्रक्रिया शुरू की। वहीं घटना की सूचना पाकर पहुंचे तृणमूल कांग्रेस महासचिव भोला सिंह, जिन्होंने कहा कि स्थिति धीरे धीरे सभी को टीका मिलेगा, क्योंकि वैक्सीन जरूरी है। इसलिए हर पंचायत के माध्यम से इस वैक्सीन की व्यवस्था करने के लिए अस्पताल के अधिकारियों से भी बातचीत की जाएगी। কারণ আমাকে বিএমও সব ফোন করেছিল, কিছু প্রবলেম হচ্ছিল, লাইন নিয়ে মানে 3-4টা লাইন লেখা হয়ে যাচ্ছে, আলাদা আলাদা গ্রুপ লিখে নিচ্ছে। কাল থেকে আমাদের তরফ থেকে ছেলে বসাবো, বসিয়ে যেই লাইনটা লিখবে, যেই নাম্বারটা লিখবে ওই নাম্বারিং করে একটাই হবে, একটাই কাগজ হবে, একটাই যে নাম্বারটা আসবে ওই নাম্বার হিসাবেই চলবে। আর আমরা চেষ্টা করছি কি নাম আছে, ভ্যাকসিনটা নেওয়া যেরকম হেলথ সেন্টারগুলোতে দেওয়া হয়েছিল ওইখানে দেওয়া যাক, তো ভালো হবে। আমি একটা মিটিং করে নিই, তারপরে আমি বলছি। অনেক বৃদ্ধ মানুষকে দেখতে পাওয়া যাচ্ছে কি কষ্ট করে আসছে, ভ্যাকসিন নিচ্ছে, এই নিয়ে আপনার কি প্রতিক্রিয়া? ভ্যাকসিন তো নিতেই হবে, ভ্যাকসিন না নিলে তো অসুবিধা তো আছে, সবাই বুঝতে পারছেন। আজকেই এক্ষুনি একটা ছেলে আমাদের সঙ্গে, আমাদের কর্মী মারা গেল, এক্ষুনি আমাকে আধ ঘন্টা আগে খবর দিল, আধ ঘন্টা পরে বলছে মারা গেল লোকটা। এখনই আমি জোরবাড়ি থেকে এখনই অ্যাম্বুলেন্স করে দেখুন ঢুকেছে, এখানেই নিয়ে এসছে। তো ভ্যাকসিন নিতেই হবে। ধরুন যেই হারে এটা বাড়ছে, কোভিড-19 যেভাবে হারে বাড়ছে, ভ্যাকসিন নিতেই হবে। সেকেন্ড ডোজটা নিজে আশা আছে কি মরাটা বন্ধ হবে, আমাদের মরবে না লোক। যেখানে সোশ্যাল ডিস্টেন্সিং এর কথা বলা হচ্ছে, সেখানে এত ভিড় দেখা যাচ্ছে, আমি দেখছি এটা কাল থেকে কি করে ম্যানেজ করা যাচ্ছে, আমি চেষ্টা করছি এটাও কিভাবে মানে ম্যানেজ করে আমরা করব। চেষ্টা করবো কি না হোক এখানে ভিড়টা, চেষ্টা করছি আমরা অন্য জায়গায় কোথাও যেরকম হেলথ সেন্টারগুলোতে হয়েছিল ওইখানে আমরা। আচ্ছা, এটাকে পঞ্চায়েত ওয়াইজ যদি ডিস্ট্রিবিউট করা হয়, ওটাই আমি আজ আলোচনা করে নিচ্ছি বিডিও ম্যাডামের সঙ্গে,
প্রশাসনিক अधिकारी যে আছে ওদের সঙ্গে আলোচনা করে আমি দেখছি अगर पंचायत वाइज हो तो पंचायत वाइज करो। अच्छा, वैक्सीनेशन का कोई अभाव है? अभाव अभी तक अभाव था, कल तक अभाव था, दिल्ली तक आने के बाद अब अभाव नहीं होगा, ये भी याद रखिए। आसनसोल से संतोष मंडल की रिपोर्ट, पीवी न्यूज। पश्चिम बर्धमान जिले में कुल्टी थाना अंतर्गत सकतोड़िया फाड़ी इलाके में पुलिस और एक्साइज डिपार्टमेंट की ओर से गुप्त सूचना के आधार पर भारी मात्रा में शराब को जब्त किया गया। कुल्टी पुलिस ने मंगलवार तड़के डीसरगढ़ नदी के ऊपर बने पुल पर अंग्रेजी शराब भरे ट्रक को जब्त किया। इस घटना के संबंध में आसनसोल दुर्गापुर पुलिस कमिश्नरेट के कुल्टी एसीपी उमर अली मुल्लाह ने सकतोड़िया फाड़ी में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इस दौरान उन्होंने कहा कि यह ट्रक झारखंड की राजधानी रांची डिलीवरी देने जा रहा था और इसी बीच हम लोगों को गुप्त सूचना मिली, जिसके बाद हम लोगों ने नाका चेकिंग लगाई और ट्रक को पकड़ लिया। उन्होंने आगे बताया कि जो शराब जब्त की गई है वह हिमाचल प्रदेश की है और उसमें बिक्री न करने का लेबल भी लगा हुआ है। जब्त शराब की कीमत लगभग 5 लाख बताई जा रही है। ट्रक के अंदर 220 कार्टून थे, जिसमें 750 ml और 180 ml की बोतलें लदी हुई थी। फिलहाल पुलिस गिरफ्तार चालक से इस बारे में और भी जानकारी जुटा रही है कि आखिर इस शराब को बेचने का मुख्य सरगना कौन है और यह तस्करी कब से की जा रही है और किसके द्वारा की जा रही है। ज्ञात हो कि शराब तस्कर टैक्स की चोरी के उद्देश्य से एक राज्य से दूसरे राज्य यह भारी मात्रा में शराब ले जा रहे थे। वहीं कुछ महीने पहले भी सालानपुर से भारी मात्रा में हरियाणा के शराब बरामद की गई थी। प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कुल्टी थाना के ओसी असीम कुमार मजूमदार, बराकर फाड़ी के प्रभारी संदीप दास, नियामतपुर फाड़ी प्रभारी अब्दुल एहसान उपस्थित रहे। এটা আমাদের একটা প্রাথমিক একটা ইনফরমেশন পেয়েছিলাম আমরা যে এরকম একটা ট্রাক বোঝায় কিছু ইলিসিট লিকার যাচ্ছে। তো সেই ইনফরমেশনের উপর বেস করে আমরা আমাদের যে দিশেগড় নাকা পয়েন্ট আছে সেখানে আমরা এটাকে ইন্টারসেপ্ট করি এবং তারপরে আমরা সেখান থেকে অলমোস্ট 220 কার্টন আমরা ফরেন লিকার আমরা সিজ করেছি, যার আনুমানিক মূল্য অ্যারাউন্ড 5 লাখ। তো এবং আমরা যে ট্রাক ড্রাইভার তাকে আমরা ডিটেইন করেছি এবং জিজ্ঞাসাবাদ চলছে এই জিনিসটা কোথা থেকে কোথায় নিয়ে যাওয়া হয়েছিল। ডিটেলসটা যে চালানটা আছে সেটা হচ্ছে কি গিয়ে ওই পশু খাদ্যের চালান দেওয়া আছে, কিন্তু অ্যাকচুয়ালি তার ভেতরে এই ফরেন লিকারটা ছিল যেটা আমরা উদ্ধার করেছি। তো আমাদের আরও জিজ্ঞাসাবাদ চলছে, এখন দেখা যাক এর মাস্টার মাইন্ড কে বা পিছনে কে আছে, কারা আছে, কি ছিল। এটা যেটা আমরা পেটিতে দেখতে পাচ্ছি সেটা হচ্ছে এটা ম্যানুফ্যাকচার হয়েছে হিমাচল প্রদেশে এবং এটা যাচ্ছিল এটা ফর সেল অনলি ইন অরুণাচল প্রদেশ অ্যাজ পার আমাদের যে লেখা আছে কার্টুনে। কিন্তু এটা মানে জিজ্ঞাসাবাদ করে আমরা যে একটু জানতে পারছি এটা রাঁচিতে যাওয়ার কথা ছিল, মানে হ্যান্ড ওভার করার কথা ছিল। তো আমরা আরও আসছিল কোথা থেকে সেটা বলতে পারিনি, ড্রাইভারকে অনেক আমরা জিজ্ঞাসাবাদ করছি, চলছে জিজ্ঞাসাবাদ কোথা থেকে অ্যাকচুয়ালি আসছে। ও হ্যান্ড ওভার পেয়েছিল আসানসোলে, ঠিক আছে। তো এটা মানে অ্যাজ পার ড্রাইভার আমাদের জিজ্ঞাসাবাদ করছি। আপাতত যে প্রাথমিক তদন্ত আমরা জানতে পেরেছি যে আসানসোল থেকে রাঁচি যাওয়ার কথা ছিল। এর পিছনে আরও কারো হাত থাকতে পারে বলে মনে করছি। এর পিছনে আমরা তদন্ত চালাচ্ছি, তদন্ত করে যদি জানতে পারি যে এর পিছনে মাস্টার মাইন্ড কে ছিল বা এটা কে চালায় র্যাকেটটা, আমরা চেষ্টা করছি যেটুকু আদায় করা যায়, বাকিটা আমরা নিজেরা এটাকে করবো। থ্যাংক ইউ। এটা আমরা পেটিতে দেখতে পাচ্ছি সেটা হচ্ছে এটা ম্যানুফ্যাকচার হয়েছে হিমাচল প্রদেশে এবং এটা যাচ্ছিল এটা ফর সেল অনলি ইন অরুণাচল প্রদেশ অ্যাজ পার আমাদের যে লেখা আছে কার্টুনে। কিন্তু এটা মানে জিজ্ঞাসাবাদ করে আমরা যে একটু জানতে পারছি এটা রাঁচিতে যাওয়ার কথা ছিল, মানে হ্যান্ড ওভার করার কথা ছিল। তো আমরা আসছিল কোথা থেকে সেটা বলতে পারিনি, ড্রাইভারকে অনেক আমরা জিজ্ঞাসাবাদ করছি, চলছে জিজ্ঞাসাবাদ কোথা থেকে অ্যাকচুয়ালি আসছে। ও হ্যান্ড ওভার পেয়েছিল আসানসোলে, ঠিক আছে। যেটা মানে অ্যাজ পার ড্রাইভার আমাদের জিজ্ঞাসাবাদ করছি। আপাতত যে প্রাথমিক তদন্ত আমরা জানতে পেরেছি যে আসানসোল থেকে রাঁচি যাওয়ার কথা ছিল। এর পিছনে আরও কারো হাত থাকতে পারে বলে মনে করছি। এর পিছনে আমরা তদন্ত চালাচ্ছি, তদন্ত করে যদি জানতে পারি যে এর পিছনে মাস্টার মাইন্ড কে ছিল বা এটা কে চালায় র্যাকেটটা, আমরা চেষ্টা করছি যেটুকু আদায় করা যায়, বাকিটা আমরা
নিজেরা এটাকে ইয়ে করবো। खेप जो आप पकड़े हैं कहाँ से आ रहा था ये आ रहा था मतलब हम लोग जो पूछताछ किए ड्राइवर को, उससे पता चला उसने हैंडओवर लिया है आसानसोल से और वो लेके जाने वाला था रांची पर, तो रांची पर इसका हैंडओवर होने वाला था। अभी जो इनिशियल पूछताछ की हमने तो उसी यही पता चला। अब हम लोग और भी गहरे से उसको जांच करेंगे, पूछताछ करेंगे, उसके बाद हम लोग को पता चलेगा कि एक्चुअली कहाँ से आ रहा था, कहाँ पे जाने वाला था। कितना रुपए का शराब इसमें, कितना पेटियां शराब है? इस पे करीबन 5 लाख का शराब है, 5 लाख रुपए का, और 220 पेटी के आसपास है। कुछ दिनों पहले ही शराब की बहुत बड़ी खेप पकड़ाई थी सलानपुर में, उसके बाद ये पकड़ाना, तो क्या लग रहा है ये उन लोगों के लिए सेफ जगह माना जा रहा है हम लोग को बंगाल शराब तस्करी के लिए? अगर सेफ जगह होता तो फिर तो पकड़ा नहीं जाता। सेफ जगह नहीं है, इसीलिए तो हम लोग बार बार पकड़ रहे हैं। इसका मतलब ये तो एक जा रहा है ना संदेश कि ये सेफ जगह नहीं है। तो यही हमारा उम्मीद है और हम लोग कोशिश भी कर रहे हैं कि जितना हो सके हम लोग पकड़ सके। और यहाँ से तो वो रांची लेके जा रहा था एज पर द ड्राइवर। इसका मतलब ये है कि अभी थोड़ा चौकन्ना रहना पड़ेगा हम लोग को, और भी अगर कुछ हो सकता है तो। ड्राइवर कहाँ का रहने वाला है? ड्राइवर तो वो अपने नाम से और अपना पता से तो उसका पंजाब है घर, लेकिन वो कुछ ही दिन पहले यहाँ पे आया था ये काम को निपटाने के लिए। आसनसोल से संतोष मंडल की रिपोर्ट, पीवी न्यूज। जामुड़िया 32 नंबर वार्ड के मॉडर्न 7 ग्राम कोलियरी इलाके में मंगलवार की सुबह बीजेपी कार्यालय में की गई तोड़फोड़, जिसका आरोप भाजपा समर्थकों द्वारा तृणमूल समर्थकों पर लगाते हुए जामुड़िया थाने में इसकी मौखिक रूप से शिकायत दर्ज कराई गई। जामुड़िया 32 नंबर वार्ड के मॉडर्न 7 ग्राम कोलियरी इलाके में मंगलवार की सुबह बीजेपी कार्यालय में तोड़फोड़ की गई, जिसका आरोप तृणमूल पर लगाया गया। बीजेपी कर्मियों ने जामुड़िया थाना में मौखिक रूप से इसकी शिकायत भी की है। अपने अभियोग में बीजेपी ने कहा कि पार्टी कार्यालय के अंदर रखे चेयर टेबल सहित कई सामानों को भी तोड़ा गया है। इस विषय पर स्थानीय बीजेपी मंडल के सह सभापति साधन माझी ने कहा कि जामुड़िया में तृणमूल के जीतने के बाद बीजेपी समर्थक और कर्मियों के ऊपर हमले किए जा रहे हैं, उनके घरों में तोड़फोड़, पार्टी कार्यालय में तोड़फोड़ की जा रही है। वहीं तृणमूल बीजेपी कार्यालय में तोड़फोड़ के आरोपों को अस्वीकार करते हुए किया है। आसनसोल दक्षिण से तृणमूल युवा सभापति संजीव मुखोपाध्याय ने कहा कि जामुड़िया में बीजेपी के हारने के बाद उन लोगों के बीच आपसी विवाद शुरू हो गई है, जो कि पुराने और नए बीजेपी कर्मियों के बीच है। 32 नंबर मॉडर्न 7 ग्राम के बीजेपी कार्यालय में अपने ही गुटबाजी की वजह से तोड़फोड़ हुई है। इसमें तृणमूल का कोई भी हाथ नहीं है। বুঝি বিজেপির পক্ষ অভিযোগ তাদের দলীয় কার্যালয় ভেঙে দেওয়ার, কি বলবেন এই নিয়ে? আমরা আগেও বলছি, আমাদের দিদি মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় বলেছে কোনো রকম বিজয় মিছিল, কোনো বিজয় উৎসব চলবে না। যেহেতু বিজয় উৎসব করতে মানা করছে, তাই আমরা কোভিড প্রোটোকল মেনে নিজের জায়গায় আনন্দ করছি, মিষ্টি মুখ করছি, সবাইকে আবির মাখাচ্ছি, কিন্তু কোনো পরিচয় আমরা পা দিইনি, কোনো অফিস ভাঙছেনি। এটা বিজেপির দুটো গ্রুপের কালকে রাত্রেও খবর আছে, দুটো গ্রুপে এখানে ঝামেলা হয়েছে। আপনার লোকাল এখানে আপনারা খবর নিতে পারেন। সেই দুটো গ্রুপে ঝামেলাতে তৃণমূলকে বদনাম করার জন্য নিজেদের এটাকে একটা চক্রান্ত করেছে। কি মনে করছেন যে বিজেপি জামুড়িয়া থেকে হেরে যাওয়ার পরেই? হ্যাঁ, বিজেপি হেরে যাওয়ার পরে প্রার্থী পদ নিয়ে ওদের অসন্তোষ ছিলই। এটা বিজেপির দুটো গ্রুপে নিজের ঝামেলাতে এই জিনিসটা করেছে এবং তৃণমূলকে কালিমুক্ত করার চেষ্টা করছে। গোটা পশ্চিমবঙ্গে করছে, শুধু এখানে নয়। আপনাদের বিরুদ্ধে লাগা অভিযোগ কি অস্বীকার? সর্বঙ্গ মিথ্যায়। আমাদের এখানকার যা দায়িত্ব আছেন সেটা দাঁড়িয়ে আছেন, সে বলছে যে সর্বঙ্গ মিথ্যা। যেহেতু তিনি সারা রাত কালকে পেশেন্ট ভর্তি করে সারা রাত এসছে, ভিজে গেছে, এখন এই সকালে এসছে, সকাল সঙ্গে শুনে এই ঘটনা নিজেও নিন্দা করছি। যেদিক যে কেউ আমাদের করে থাকে খারাপ কাজ করেছে, কিন্তু আমাদের কোনো লোক করেনি, আমরা জানি। আপনার নাম পরিচয়? সঞ্জিত মুখার্জি, ব্লক সভাপতি, যুব তৃণমূল কংগ্রেসের। হয়েছে কাল রাত্রে আমাদের মডার্ন 7 গ্রামে 32 নম্বর ওয়ার্ডে বিজেপি কার্যালয় ব্যাপকভাবে ভাঙচুর চালানো হয়। এমনকি আসবাবপত্র, চেয়ার, টেবিল, পাখা সব ওরা রাতের অন্ধকারে সব নিয়ে চলে যায় এবং পার্টি অফিসটা পুরো একদম ছারখার করে দেয় একদম। কারা ভাঙচুর করেছে? তৃণমূলের গুন্ডা বাহিনী হবে। কেন, মানে কি কেন করলো? এরা ভোটে 32 নম্বর ওয়ার্ড থেকে আমরা ব্যাপকভাবে লিড পাই, এই জন্য এরা আর মেনে নিতে পারছে না এখনো পর্যন্ত। এটা কি জেতার পরেই কি তৃণমূল জেতার পরেই কি ঘটনা, কি মনে করছেন? তারপরে সমস্ত জায়গাতে আমাদের উপর অত্যাচার চালানো হচ্ছে। আপনারা দেখেছেন জামুড়িয়ার বুকে রানা ব্যানার্জির বাড়িতে কীভাবে অত্যাচার চালানো হয়। আপনারা দেখেছেন দামোদরপুরে আমার পার্টি অফিসের
জ্বালিয়ে দেওয়া হয়, এমনকি আমাদের কার্যকর্তারাও আমাদের জামুরিয়ার বাইরে চলে যেতে বাধ্য হয়, তাদের বাড়িতে অত্যাচার করছে, টর্চার করছে, মেয়ে ছেলেদের উপর গালাগালি, নানা রকমভাবে অত্যাচার চালানো হচ্ছে। আপনার নাম পরিচয়? আমার নাম সাধন মাঝি, মন্ডল 3 সহসভাপতি। जामुरिया से दिलीप साव की रिपोर्ट, पीवी न्यूज। सरकारी प्रतिबंध की अवहेलना में निर्धारित समय के बाद भी दुर्गापुर के बेनाचिती बाजार में दुकान खोलने के आरोप में दुर्गापुर थाना अंतर्गत एजोनफाड़ी की पुलिस ने अभियान चलाते हुए 13 दुकानदारों को लिया हिरासत में। सरकारी प्रतिबंध की अवहेलना में निर्धारित समय के बाद भी दुर्गापुर के बेनाचिती बाजार में दुकान खोलने के आरोप में दुर्गापुर थाना अंतर्गत एजोनफाड़ी की पुलिस ने अभियान चलाते हुए 13 दुकानदारों को हिरासत में लिया। मालूम हो कि दुर्गापुर चैम्बर ऑफ कॉमर्स की ओर से 1 मई से 3 मई तक लॉकडाउन के साथ साथ राज्य सरकार की ओर से सुबह 8 बजे से 10 बजे और शाम के 3 बजे से 5 बजे तक आंशिक लॉकडाउन करने का आदेश जारी किया गया है। इसके बावजूद भी मंगलवार बेनाचिती के कुछ दुकानदार सरकारी आदेशों की अवहेलना कर दुकान खोले हुए थे, जिसकी सूचना मिलते ही पुलिस ने अभियान चलाकर 13 से अधिक व्यापारियों को हिरासत में ले लिया है। प्रशासन द्वारा अभियान चलाने से व्यवसायियों में भय और दहशत व्याप्त हो गया। वहीं प्रशासन के अधिकारियों का कहना है कि इस तरह का अभियान आगे भी जारी रहेगा। একটা নির্দেশিকা জারি করেছে, তারপরেও বাজার খোলা কেন? কি বলবো দাদা, 3 দিন তো এমনি বাজার পুরো বন্ধ ছিল, একসঙ্গে ভিড় পড়ে গেছে শুধু, তাই জন্য একটু লেট পর্যন্ত আছে। আর সরকারের একটু কড়াকড়ি করা উচিত, যে এত করোনা বাড়ছে তো আমরা একটু কড়াকড়ি। দোকানদার কোনো দিনও মানে না এখানটা, সব সময় দেখছি আগেও লকডাউনেও টাইম ছিল তার থেকে বেশি খোলা থাকতো। আপনাদের যাদের নিয়মিত যাদের দোকান খোলার কথা বলা হয়েছে, যাদের নিত্য তাছাড়াও দেখা যাচ্ছে অন্যান্য সব জিনিসের দোকানও খোলা আছে। হ্যাঁ, অনেক দোকান খোলা আছে দাদা। এখন আপনিই দেখুন না, 10টা অবধি টাইম, এখন 12টার উপর হয়ে গেছে, প্রায় অনেক দোকানগুলো সব খোলা আছে। दुर्गापुर से निमाय दास की रिपोर्ट, पीवी न्यूज। अब वक्त है एक छोटे से ब्रेक का, तुरंत ही लौटेंगे, तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ। রান্নাঘরে আমি রানী, আসল গুঁড়ো মশলাটা জানি, স্বাদে সুস্বাদু অল্প একটুতেই রান্নায় জাদু, সুগন্ধ সুরুচির বাহারে मनपसंद 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 आहारे मनपसंद গোটা ও গুঁড়ো মশলা ঠিক মনে অ্যাগ্রো ফ্রেশ স্বাদের পাশাপাশি আপনার স্বাস্থ্যের পুষ্টিগুণে সমৃদ্ধ। অ্যাগ্রো ফ্রেশ আটা, ময়দা, সুজি, বেসন, ছাতু ও ডালিয়া। অ্যাগ্রো ফ্রেশ प्योर फ्रेश एंड नेचुरल। आपके बेहतर स्वास्थ्य के लिए ग्लोबल डायग्नोस्टिक एंड हेल्थ केयर इंस्पायरिंग बेटर हेल्थ ग्लोबल लाया है आपके स्वास्थ्य चेकअप पैकेज, जहां उचित मूल्य में आपके पूरे शरीर की जांच की जाएगी। हमारे यहां ग्लोबल जनरल हेल्थ चेकअप मात्र 2799 रुपए में, ग्लोबल कार्डियक हेल्थ चेकअप मात्र 3799 रुपए में, ग्लोबल फुल बॉडी चेकअप मात्र 3899 रुपए में, ग्लोबल वेल वुमेन चेकअप मात्र 1999 रुपए में। वी प्रोवाइड सुपर स्पेशलिटी क्लिनिक, सिटी स्कैन, 16 स्लाइस, डिजिटल एक्सरे, कलर डॉपलर इको, यूएसजी, मैमोग्राफी, ईसीजी, टीएमटी, हॉल्टर मॉनिटरिंग, ईसीजी, एनसीवी, पैथोलॉजिक माइक्रोबायोलॉजी, हिस्टोपैथोलॉजी, पीएफटी, यूरोफ्लोमेट्री, हेल्थ चेकअप पैकेजेस, pharmacy. Our address: Global Diagnostics and Healthcare, inspiring better health. 101 by NSB Road, Post Siarsol, Raniganj. 713358, District Bardhaman. Phone number
0341244580, 24458181, 24458182. Our email address globalhealthrng@gmail.com. Our website www.globaldiagnostics.net.in. यहाँ स्थित दवा दुकान में सभी दवाइयों पर 10% की विशेष छूट। परेशान हैं अपनी रोजमर्रा की बिजी शेड्यूल से? सोच रहे हैं कि कहां से खरीदें अपनी घरेलू चीजें, स्टेशनरी, कपड़े, मेकअप का सामान जैसी इत्यादि चीजें? परेशान मत होइए, इजी बाजार लाया है एक ही छत के नीचे सभी चीजें। तो सोचना क्या है, यहाँ पर सभी चीजों पर उचित मूल्य उपलब्ध है एवं सभी चीजों का भरपूर स्टॉक जिसे आप आसानी से खरीद सकते हैं। इतना ही नहीं, इजी बाजार में होम डिलीवरी की भी सुविधा उपलब्ध है। तो फिर देर किस बात की? हमारा पता है NSB रोड ऑपोजिट अंजना सिनेमा हॉल। हमारा फोन नंबर है 9775766400। আসছে পুজো, আসছে খুশির লহর, তা কি পরবেন নিয়ে মাথায় চিন্তার ভাঁজ। আর চিন্তা নয়, কৈলাঞ্চলের সুপ্রসিদ্ধ লীলাবতী। এখানে আপনি পাবেন কাপড়ের বিভিন্ন কালেকশন, মহিলাদের জন্য আকর্ষণীয় শাড়ি, চুড়িদার, কুর্তি, লেগিংস, টপ, জেগিংস, বাচ্চাদের জন্য বিভিন্ন কালেকশন, পুরুষদের জন্য প্যান্ট, শার্ট, জিন্স, টি শার্ট। তো আজই আসুন লীলাবতী, NSB রোড, রানীগঞ্জ। ब्रेक के बाद आप सभी दर्शकों का स्वागत है। केंदा एरिया के छौरा शंकरपुर OCP के पास बहुला गांव निवासी महेश मंडल का खेती वाला जमीन प्रबंधन ने बिना अधिग्रहण के ही जमीन पर मशीन चलाकर नष्ट करने का आरोप लगाया गया। वहीं OCP एजेंट SK सिंह ने निजी जमीन पर मशीन चलाकर नष्ट करने के आरोपों से किया इनकार। केंदा एरिया के छौरा शंकरपुर OCP के पास बहुला गांव निवासी महेश मंडल का खेती वाला जमीन प्रबंधन ने बिना अधिग्रहण के ही मशीन चलाकर नष्ट कर देने का आरोप लगाया है। महेश मंडल को जब इसकी जानकारी मिली तो महेश मंडल अपने जमीन पर जाकर काम को रुकवाया और जमीन के बदले मुआवजे की मांग की है। महेश मंडल के छोरा मौजा दाग नंबर 2900/2901 में 7.5 बीघा जमीन पर प्रबंधन ने बिना अधिग्रहण का ही मिट्टी जमाकर मशीन चलाकर नष्ट कर देने के बाद महेश मंडल अपने भाइयों के साथ OCP अपनी जमीन पर पहुंचकर कार्यों को रुकवाया। इस जमीन पर पिछले 7 सालों से कोर्ट में मामला भी चल रहा है, फिर भी प्रबंधन ने बिना कोई फैसला के ही कैसे जमीन पर मिट्टी जमा के और मशीन चलाकर भी नष्ट किया है। हालांकि OCP एजेंट SK सिंह ने निजी जमीन पर मशीन चलाकर नष्ट करने के आरोपों से इनकार किया। जो आप लोग यहाँ खड़े हैं, जमीन आपका? एक्चुअली ज़मीन तो मेरा है। हम लोग 5 साल 6 साल ये ज़मीन के ऊपर हम लोग का लड़ाई चल ही रहा है। ईश्वर तो कुछ नहीं मान रहा है। उसका बाद क्या हुआ, अचानक ये लोग रात में पूरा मेरा ज़मीन का ऊपर मिट्टी भर दिया है। मिट्टी भरने का बाद आज देख रहे हैं, एक्चुअली हम इलेक्शन का ड्यूटी में कुछ दिन थे बाहर में, तो इसीलिए हम ज़मीन परिदर्शन नहीं करने आए थे। तो आज सुबह देख रहे हैं जब मेरा ज़मीन के ऊपर मिट्टी फिलिंग करने के बाद ये लोग रोड उतर दिया है, मशीन लगा के काम कर रहा है। तो इतना ज़बरदस्ती इसीलिए क्यों कर रहे हैं तो हमको पता नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी हम लोग का बातचीत जो हुआ था, हम कितना बार रिक्वेस्ट भी किए थे इन लोग को, GM साहब को, AGM को और एजेंट को। ये लोग बोले थे नहीं आप लोग का कुछ नहीं होगा, हम लोग आप लोग का ज़मीन में। एक्चुअली ये लोग रात ये सब काम कर रहा है। ज़मीन कितना है? ज़मीन मेरा यहाँ पे है 7.5 बीघा भैया। कौन मौजा पड़ता है? ये छोड़ा मौजा पड़ रहा है। मेरा ज़मीन का दाग नंबर है आपका 2899 2900 2901। आपको नोटिस नहीं दिया चाहिए ना? आपको नोटिस ऑलरेडी कुछ नहीं दिया था। पहले हम लोग को नोटिस दिया था 5 साल 6 साल पहले, बट उसका बाद एक्चुअली लड़ाई चल रहा था हम लोग का। वो लोग बोल रहा था, इशियल बोल रहा था मेरा ज़मीन है, बट ऑलरेडी पेपर वर्क्स में हम लोग भी अभी है, हम ही लोग का सब कुछ है। उसका बाद बोला था केस, कोर्ट केस भी हम लोग का चल रहा है, मगर ये लोग कोर्ट केस चलने के बाद उस आइन भी तो नहीं मान रहा है ना। ना हम लोग जैसे हम लोग ना चास किया ना, ज़मीन तो मेरा बर्बाद कर ही दिया है लोग। अभी आप लोग का मांग क्या है? मांग कुछ नहीं, जो गवर्नमेंट रूल अनुसार जो दावी होता है एक ज़मीन के ऊपर, जो 5 साल में मेरा क्षति हुआ, हम लोग का परिवार कैसे चला, ये मेरा
यही ज़मीन लेके हम लोग का खाना पीना चास बास खेती सब कुछ होता था। बस सरकारी हिसाब से जो नियमानुसार से जो भी होगा हम लोग उसी में तैयार है। आगे क्या करिए अभी आगे देखिए भैया, इस हिसाब से चलेंगे तो हम लोग जो ऊपर में हाई अथॉरिटी लोग हैं उनसे बात करेंगे, आवेदन करेंगे, निवेदन करेंगे, जो हम लोग के लिए एक बेहतर फैसला हो, यही हम लोग आशा करेंगे। और क्या करेंगे बोलिए। क्या नाम आपका? मेरा नाम है महेश मंडल, गांव है बहुला। मेरा पापा का नाम है लेट पूर्णचंद्र मंडल। हेलो। ठीक। अंडाल से मंथन पासवान की रिपोर्ट, पीवी न्यूज। बंकोला एरिया में 52 वर्षीय साहेब प्रसाद माइनिंग सरदार की कोरोना से मौत के बाद इनमोसा के सचिव प्रियव्रत मुखर्जी ने इनमोसा सदस्यों के साथ कोलियरी डॉक्टर का घेराव कर किया प्रदर्शन। बंकोला कोलियरी में 52 वर्षीय साहेब प्रसाद माइनिंग सरदार की कोरोना से मौत होने के बाद इनमोसा के सचिव प्रियव्रत मुखर्जी इनमोसा के सदस्यों के साथ कोलियरी डॉक्टर का घेराव कर प्रदर्शन किया। उन्होंने आरोप लगाया कि प्रबंधन की लापरवाही के कारण ही मरीज को सही समय पर ऑक्सीजन न मिलने के कारण 52 वर्षीय साहेब प्रसाद की कोरोना से सुबह ही मौत हो गई। उनका कहना है कि वह कोरोना पॉजिटिव थे और उनको सांस लेने में दिक्कतें भी आ रही थी, लेकिन मैनेजमेंट में उनकी ऑक्सीजन की कोई व्यवस्था नहीं की और न ही उन्हें किसी अस्पताल में रेफर किया, जिसके कारण ही उनकी मौत हुई है। उनका कहना है कि इसी कारण हम सभी इनमोसा के सदस्यों ने बंकोला एरिया डिस्पेंसरी के डॉक्टर एके टोपो को बंधक बनाए रखा है। जब तक कि मैनेजमेंट से कोई फैसला नहीं होता तब तक यह आंदोलन जारी रहेगा। इस दौरान इनमोसा के जॉइंट सेक्रेटरी शंकर हरिजन, प्रेसिडेंट एमपी दास, बंकोला एरिया के माइनिंग सरदार अपूर्व माझी मुख्य रूप से उपस्थित रहे। वहीं प्रबंधक के आश्वासन के बाद ही आंदोलन को समाप्त किया गया। दुखेर दिन আমরা যে ইন্ডাস্ট্রিতে কাজ করি সেটা মহারত্ন কোম্পানি। আমরা যখন কাজ করেছি করোনার প্রথম ঢেউয়ে, তখন ম্যানেজমেন্ট বলেছিল আমরা সব একসাথে লড়াই করব, কিন্তু আজ বলতে বাধ্য হচ্ছি আমাদের কলিগ সাহেব প্রসাদ আজ আমাদের মধ্যে নেই। কারণ এখন গত রাত থেকে শরীর খারাপ হয়েছিল, মেডিকেলের জন্য এখানে ইনফর্ম করা হয়েছিল যে তার যেন ন্যূনতম ট্রিটমেন্টটা পায়। এখানকার ডাক্তার সাহেব উনি না গিয়ে উনি অন্য জায়গাতে যাবার কথাবার্তা পাঠান, কিন্তু বাড়ির লোকের সাসপেক্ট যে সামান্য যদি অক্সিজেন পাওয়া যেত সেই অক্সিজেনে হয়তো তার আজকে এইরকম অবস্থা হতো না, তাকে আমাদেরকে ছেড়ে চলে যেতে হতো না, রিকভারি হয়ে যেত। আমরা যখন কথা বলতে এলাম তখন বললেন যে অক্সিজেন আছে, ডাক্তারবাবুর কথাই বললেন অক্সিজেন আছে। তো আমরা ফার্স্ট ঢেউয়ে যখন ম্যানেজমেন্টের কথাই বলেছিলেন যে আমরা একসাথে সব কাজ করি, এখন আমাদের মধ্যে একটা সন্দেহ দেখা দিচ্ছে, তাহলে কি অক্সিজেন ওষুধপত্র সব কি ম্যানেজমেন্ট গ্রুপের জন্য না আমাদের সবারই জন্য? নবরত্ন মহারত্ন কোম্পানির সবারই জন্য, কর্মী স্টাফ এক্সিকিউটিভ সবাই মিলে আমরা যেন পাই। তাই আমাদের বিশেষ অনুরোধ যে এই সকলের ব্যবস্থা ইমিডিয়েট করা হোক। ইমিডিয়েট যদি না করা হয় আমরা বৃহত্তর আন্দোলনের দিকে এগিয়ে যাব। আমাদের জীবন মৃত্যু নিয়ে লড়াই আছে, আমাদেরকে কোভিড ওয়ারিয়ার বলে ঘোষণা করা হোক, এইটুকু আবেদন রাখছি मीडिया के। अगला साल जब लॉकडाउन लगा था तब सारा संस्था बंद था, सिर्फ कोलियरी चालू था। सब कोलियरी आप लोग की तरफ से भेदभाव क्यों किया जा रहा है? हम लोग को भेदभाव क्यों कर रहा है? हम लोग उस टाइम हम लोग को एश्योर किया था कि आप लोग को कोई भी प्रॉब्लम होगा हम लोग है, लेकिन हम लोग है कि आज का नतीजा यही है जो ऑक्सीजन मांगा है। हम लोग को कोविड वॉरियर वो लोग माने चाहे ना माने, हम लोग मानता है जो लॉकडाउन के पीरियड में जो लोग काम करके देश के उजाला रखा है उन लोग को ऑक्सीजन का व्यवस्था नहीं दिया है। अभी आप लोग क्या चाहते हैं? यहाँ तक तो हैंड के लिए मास्क डिमांड है। हम लोग को सेक्रेटरी साहब तो सब कुछ ही बोला है, हम लोग को वैक्सीनेशन का अरेंजमेंट करना होगा, ऑक्सीजन सिलेंडर स्पॉट में रखना होगा, मेडिसिन अगर कोई कोविड में अटैक हो गया उसको मेडिसिन चार्ज यहीं से हम लोग को मिलना चाहिए और टेस्ट का व्यवस्था होना चाहिए। और अगर किसी का कोविड हो गया तो आइसोलेशन करके उसको रूम का व्यवस्था करना चाहिए। हमारे श्यामलंदी चैटर्जी। सर इनका मांग है कि एक एसीएल कर्मी डेथ हो गया डॉक्टर के मौजूदगी में, डॉक्टर वहाँ नहीं गया जांच के लिए, ऐसा क्यों भेदभाव?
अरे भेदभाव का बात नहीं है, उनका वो फीवर हुआ था तो उनको कोविड टेस्ट के लिए एडवाइस किया था, लेकिन वो नहीं जा पाए। कोविड के लिए टेस्ट के लिए अप्लाई किए थे, ठीक है, लेकिन वो उनको जो फीवर था उस टाइम तो ट्रीटमेंट उनका होना चाहिए था। होना चाहिए कि कोई फीवर से अगर मर रहा है तो क्या कोविड टेस्ट जरूरी है पहले? तो मेन तो पेशेंट आए तब ना। लॉकडाउन में अगले साल सब कुछ बंद था, लेकिन एक एक्सटर्नल कॉर्पोरेट लिमिटेड ही चालू था, न जिनको मास्क सही से दिया गया, न सैनिटाइजर दिया गया। इस तरह से भेदभाव एक एसएल करने से क्यों? एक्चुअली मास्क डिस्ट्रीब्यूशन तो मेरा हाथ में नहीं है। नहीं, इनका इन लोगों का कहना है कि जैसा ट्रीटमेंट उन लोगों को मिलना चाहिए वैसा ट्रीटमेंट नहीं। हाँ, तो मिलना तो चाहिए, तो पेशेंट पहुँचे तब तो। पेशेंट तो पहुँच गए, तुम लोगों का कहना है। जिसका बुखार बहुत जोरदार है वो कैसे करके पेशेंट पहुँचेगा? आपका क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है? आप जाकर थोड़ा सा देखें। आपका हॉस्पिटल में दवा नहीं, ऑक्सीजन नहीं, ये लोग का दावी है, ऐसा क्यों? हॉस्पिटल में एक डिस्पेंसरी में जितना ईसीएल का डिस्पेंसरी है, जितना मेडिसिन होना चाहिए सब कुछ है। तो सर ये क्या मैनेजमेंट का लापरवाही से ये घटना हुई है? लापरवाही मतलब अगर समझिए, अगर पेशेंट पहुँचे ही नहीं डिस्पेंसरी या हॉस्पिटल तो क्या किया जाएगा? अभी तो घर घर में बहुत पेशेंट ये लोग का तो कहना है कि पेशेंट पहुँचा था, नहीं पहुँचा था। 2 दिन पहले पहुँचा था ना, 2 दिन पहले पहुँचा नहीं था, कैसे लिख दिए? अब टेस्ट लिखा है, कैसे लिख के टेस्ट करना? अरे कल कोई पड़ोसी आया था, समझ रहे ना, तो जैसा हिस्ट्री दिया उस हिसाब से लिख दिया था। क्या घटना पूरा कहानी बताएं? कहानी क्या हम जानते हैं, कहानी जैसा वो बोला था कि कुछ फीवर उबर है तो कोविड टेस्ट लिख दिया था। पर्सनली आप देखे थे? हाँ, पर्सनली आप एज ए डॉक्टर आप उसको देखे थे? अरे बोल तो रहे हैं, पेशेंट आए तब ना। सर आपका मैनेजमेंट डिस्पेंसरी से एक व्यक्ति की मौत हो जा रही है, इसको मैनेजमेंट या डॉक्टर या डिस्पेंसरी का कोई भी स्टाफ इसको गंभीरता से नहीं ले रहा है। अभी जितना तेजी, जैसे आप लोग को शायद मालूम नहीं है, कल और आज में 3 आदमी का डेथ हुआ, उसके पहले एक और हुआ। तो अभी सबको जागरूक किया जा रहा था कि वैक्सीन लें। वैक्सीन शुरुआती दौर में कोई नहीं लिया, जिसके चलते अब ज़्यादा लोग पहुंच रहे हैं। तो वैक्सीन एक्चुअली वैक्सीन देने का हम लोग का तो व्यवस्था भी नहीं है, जो है कल्ला हॉस्पिटल में है और हेल्थ सेंटर में है। तो सर यहाँ का पब्लिक आपको घेराव करके क्यों रखते हो? क्या आपको घेराव करके क्यों रखते हो आप? घेराव करके क्यों रखे हैं? तो जो रखे हैं उन लोग से पूछे। वैक्सीन के लिए आप कोई ड्राइव चलाएं, किसी को जागरूक किए कि वैक्सीन देना चाहिए? कुछ नहीं, आप इसमें टेलीफोनिक भी तो डील कर सकते हैं किसी पेशेंट को कि ये नंबर है कि अगर आपको इमरजेंसी। एसएल की तरफ से वैक्सीन दे रही है क्या? हाँ, एसएल वैक्सीन दे रही है। पहले 45 ईयर के ऊपर वाला का वैक्सीन एसएल पे व्यवस्था था। और वैक्सीन बोला ना, शुरुआती दौर में जो ये एक्चुअली भारत सरकार का कार्यक्रम है और वो जगह जगह सेंटर खोला हुआ है वैक्सीन देने के लिए। जैसे हम लोग का ईसीएल में कल्ला हॉस्पिटल में यह व्यवस्था है, शुरुआती दौर में कोई पहुंचा नहीं। और वैक्सीन का व्यवस्था आप खुद बोल रहे हैं कि हमारे एरिया हॉस्पिटल में है, लेकिन हमारा पेशेंट को भेजिएगा कोई पब्लिक हॉस्पिटल में जहाँ कोई एरिया हॉस्पिटल में टेस्ट का व्यवस्था नहीं है, ऑक्सीजन का व्यवस्था था। काला में आप खुद बोल रहे हैं कि हमारा वहाँ पर वैक्सीन का व्यवस्था है, लेकिन काला के आप रेफर नहीं की। आप खुद उसको लेकर है जो खानरा हेल्थ सेंटर चला जाओ, सरकारी हॉस्पिटल में जाके 1020 लाख का आदमी के बीच में तुम्हारा तबीयत खराब होते हुए हमारे ईसीएल का कर्मी है, तुम कोरोना का योद्धा है, देश तुमको सैल्यूट मारता है, इसलिए तुम पब्लिक लाइन में लगाओ, उसमें तुम खड़ा खड़े मत। एक्चुअली अगर काला क्यों नहीं, अगर फीवर आप भी बताइए काला क्यों नहीं उसको रेफर किए? अंडाल से मंथन पासवान की रिपोर्ट, पीवी न्यूज। आसनसोल नगर निगम के जामुड़िया बोरो एक अंतर्गत वार्ड संख्या 2 स्थित पुनियाटी वर्कशॉप इलाके में भाजपा के 2 बूथ कर्मी जगदीश महतो और रेणु महतो के घर पर तोड़फोड़ और उनके साथ मारपीट का आरोप तृणमूल कर्मियों पर लगाया जा रहा है। वहीं ऐसी घटनाओं को लेकर नवनिर्मित विधायक हरेराम सिंह ने सभी टीएमसी कर्मियों को शांति व्यवस्था कायम रखने के साथ साथ जामुड़िया थाना प्रभारी को भी सख्त से सख्त कार्यवाही करने का निर्देश दिया। आसनसोल नगर निगम के जामुड़िया बोरो एक अंतर्गत वार्ड संख्या 2 स्थित पुनियाटी वर्कशॉप इलाके में भाजपा के 2 बूथ कर्मी जगदीश महतो और रेणु महतो के घर
पर तोड़फोड़ करने और उनके साथ मारपीट करने का आरोप लगाया जा रहा है। रेणु महतो ने सीधे तौर पर इसके लिए तृणमूल कर्मियों को जिम्मेदार ठहराया है। रेणु महतो ने कहा कि मंगलवार की सुबह उनके पति टिंकू महतो बाइक से बाजार जा रहे थे। उनके पति की बाइक पर एक भगवा गमछा भी लगा हुआ था और जय श्री राम लिखा हुआ था। रेणु का आरोप है कि सिर्फ भगवा गमछा लगाने और गमछा में जय श्री राम लिखने के कारण उनके पति को मारा गया और उनके घर में तोड़फोड़ की गई है। वहीं घर के बाहर खड़े 2 4 पहिया वाहन एवं एक बाइक भी तोड़ दी गई। रेणु का आरोप है कि वह चुनाव में भाजपा की बूथ एजेंट थी, इसी वजह से उन पर हमला किया गया। वहीं जामुड़िया क्षेत्र के भाजपा नेता संतोष सिंह ने मुख्यमंत्री ममता बनर्जी से अनुरोध किया कि वह भाजपा कर्मियों को सुरक्षित रूप से बंगाल में रहने दे। उन्होंने कहा कि चाहे बंगाल में कोई कहीं से भी आया हो, लेकिन आज सभी बंगाल के निवासी हैं, मगर जिस तरह से लोगों के मौलिक अधिकारों को कुचला जा रहा है उससे तो यही लगता है कि वह पश्चिम बंगाल में नहीं रह रहे। उन्होंने दावा किया कि इस परिवार पर सिर्फ इसलिए हमला किया गया क्योंकि वह परिवार भाजपा समर्थक है। हालांकि ऐसी घटनाओं को लेकर जामुड़िया विधानसभा क्षेत्र के नवनिर्मित विधायक हरेराम सिंह ने सभी टीएमसी कर्मियों को शांति व्यवस्था कायम रखने के सख्त निर्देश दिए हैं। हरेराम सिंह ने ऐसे मामलों पर जामुड़िया थाना प्रभारी को सख्त से सख्त कार्यवाही करने का भी निर्देश दिया। तोड़ दिया उन लोग के बाड़ी और घर में आके सब टोला मचा दिया, सब कुछ फोड़ फाड़ दिया। घर में कोई नहीं था, लेडीज बच्चा लोग के उधर भीग दिए जल्दी जल्दी, अरे बच्चा लोग को मार देता उन लोग भी। लेडीज लोग का ठेल खा देते, छील छाल दिया, ठेल देता था कस के औरत लोग को। गाड़ी घर से बाहर घर आता है, बाहर से हम लोग कहाँ जाएंगे, बाहर जाएंगे लेडीज लोग ही। ये लोग का होगी इज्जत हो गया, सब बाहर नहीं निकले तब, और बाहर निकलते सब बच जाता है। कितना आदमी था? बहुत सारा आदमी था, हम लोग जानेंगे उन लोग को जानते हैं। तो आप लोग को क्या बोला, किस लिए आप लोग के ऊपर ये किया? क्या उन लोग ने जाने क्या कहे घर आए, कोई तो घर में जेंट्स लोग नहीं था, कोई नहीं था। डैड बोलो कि घर का सदस्य बीजेपी कैंडिडेट इसीलिए है, बीजेपी वाला है। बीजेपी कैंडिडेट यहाँ घर से है, इस वजह से मतलब आया आतंक किया है। बूथ में मेरा बहन जब बड़ी बहन बैठी थी, वही लोग, इसीलिए। क्या नाम है आपका? मेरा नाम स्नेह लता है। बीजेपी की तरफ से, ठीक है। और फिर मेरा हस्बैंड रोड तरफ गए। अच्छा, रोड तरफ गए, इनको बोला तुम इस ऑरेंज कलर का गमछा क्यों लिया है, तो बीजेपी करता है। बस मार धाड़ वहीं पर शुरू कर दिया। फिर हम लोग भी गाड़ी में जय श्री राम क्यों, फिर हम लोग भी गए कि क्यों मारा नहीं मारा, तब बोला रुक हम आ रहे हैं सबको लेके। और फिर सबको 250-300 आदमी लेकर के आया, फिर 250-300 लेकर के आया। फिर घर में वो लोग क्या तोड़फोड़ किया? पूरा ईटा पत्थर जो मारना था मार के, देखिए क्या किया है, देखिए ये क्या अभी सवेरे किया है? हाँ 11 बजे इस तरह यहाँ धमकी देके गया है। क्या बोला? कि निकल के दिखाओ, देखो तुम लोग को क्या करते हैं, कोई काम नहीं देगा। तो अब लोग पूछे नहीं कि क्यों कहा है इस तरह से ये किया? बीजेपी का है इसलिए इस तरह से किया है, और किस लिए किया है। बूथ में बैठे थे हम, कुछ खत्म हो जाने के बाद पुलिस प्रशासन आया। पुलिस को कब से फ़ोन कर रहे हैं, कब जब से शुरू हुआ, जब से धमकी दिया तब से फ़ोन कर रहे हैं कि वो लोग बोला कि हम लोग आ रहे हैं और ले करके, तब से पुलिस को सब कुछ खत्म हो जाने के बाद पुलिस आया है। सब कुछ खत्म हो गया तब पुलिस आया है। क्या नाम है आपका? रेणु महतो निजे बूथ एजेंट, तार बूथ प्रेसिडेंट আমাদের অরুণ মাহাতো, তার বাড়িতে অ্যাটাক হয়েছে। টিঙ্কু মাহাতো উর্ফ টিঙ্কু মাহাতো, এদের বাড়িতে অ্যাটাক হয়েছে। আমরা বুথ কর্মীদের আঘাত পৌঁছানো হয়েছে। তার রেনুর হাজব্যান্ডকে পুরো লাত ঘুষি দিয়ে অ্যাটাক করেছে। এইখানে যেমন ঘরে গুন্ডা বাহিনী, দিন সব জায়গায় তো লুটের যে প্রক্রিয়া রাতের দিকে হয়, কিন্তু পশ্চিমবাংলায় যে অবস্থা ঘটেছে সেটা দিনের বেলা লুট করছে এই গুন্ডা বাহিনী দুষ্কৃতীরা। কত সংখ্যায় তারা ছিল লোক? প্রায় 300 থেকে 500-র মতন। কি কোনো লুটপাট চলেছে বাড়িতে? টোটালি ভাঙচুর, পুরো জিনিসপত্র লুট, টিভি ফ্রিজ সব যত ছিল ভাঙচুর করে, গয়নাগাটি যা ছিল ওই বৌমাদের, তাদের সব লুটপাট করে নিয়ে গেছে। মানে পুরুষরা তো সকাল দিয়ে কাজে বেরিয়ে যায়, মহিলারা ছিল তাদের ঘর বাড়িতে ধাক্কা ধাক্কি করে টোটালি ফেলে দেয়,
হ্যাঁ মহিলা যে অরুণ মাহাতোর তার বউ সেন্সলেস অজ্ঞান হয়ে যান, তবু জল ছিটায় দিয়ে করে এখনও ঘরে আছে। আপনার নামটা পরিচয়টা দেবেন? সন্তোষ সিং, সাংসদ প্রতিনিধি, জামুড়িয়া বিধান। যেটা হচ্ছে গলত হচ্ছে, দিদি নির্দেশ আছে কিছু ঝামেলা করার দরকার নাই, শান্তি বানায় রাখো। আমি আপিল করেছি জামুড়িয়াবাসীর কাছে যে তোমরা শান্তি বানায় রাখা, কেউ টিএমসি লোক ঝামেলা করবে না। যদি ঝামেলা কেউ করতে যায়, বিজেপি চাইছে কি ঝামেলা হোক, একটি জামুড়িয়াতে হিন্দু মুসলিম হয়ে যায়। এটা আমি তখন গিয়েছিলাম জামুড়িয়াতে যে কার্যকর্তাগুলোকে নিয়ে বসে ঠিক করেছি কোনো ঝামেলা হবে না। কেউ ঝামেলা করছে ওকে তোমরা ভালো করে বুঝাও। আর বিজেপি তো অভিযোগ লাগাবেই, বিজেপি তো দেখছে কি আমার মানে যে চ্যালেঞ্জ ছিল মমতা ব্যানার্জির সামনে সব ভঙ্গ হয়ে গেল। সেই জন্যে আমি আপিল করছি, আপনাদের মাধ্যমেও আপিল করছি জামুড়িয়াবাসীকে শান্তি বানায় রাখো, কোনো ঝামেলা করবার দরকার নেই। টিএমসি সরকার হয়ে গেছে, কালকে দিদি শপথ নেবেন, আমরা উন্নয়নের কাজে লেগে যাব। আর একটি আপিল আপনাদেরকে সামনে করছি, যখন করোনা কাল চলছে পুরো কার্যকর্তাকে আমি নির্দেশ দিয়েছি কি করোনা কালে তোমরা মানুষের হেল্প করো, মাস্ক দাও। সেই নিয়ে কালকে জামুড়িয়া বাজারে স্যানিটাইজ হবে, মেশিন আসবে, আমরা जामुड़िया से दिलीप साव की रिपोर्ट, पीवी न्यूज।